आज हम शुरू करेंगे स्टूडेंट्स ईथर्स, राइट। ईथर्स हम वन शॉट लेक्चर रखेंगे, राइट, और इसके बीच बीच में हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, नीट के, आईआईटी के भी देखते रहेंगे, ठीक है। सो ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है और इसमें, लेकिन इसके जो 2-3 रिएक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ऑलमोस्ट हर साल पूछ लिए जाते हैं कॉम्पिटिशन्स में भी, 12th में भी, राइट। सो जल्दी से शुरू करते हैं। ईथर्स, देखिए ईथर्स वो केमिकल और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें आपको फंक्शनल ग्रुप इस तरह का दिखेगा, O, राइट। दिस O मींस ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका है ईथर। अब इस O के इधर और इधर एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, राइट। सो जनरल फॉर्मूला ये तो हो गया इसका फंक्शनल ग्रुप, ये ऐसे ऐसे लिखते चले जाना जैसे मैं लिख रहा हूं, यह है फंक्शनल ग्रुप, राइट, सिंपल। और R डैश, ये है इसका जनरल फॉर्मूला, ये भी एल्काइल ग्रुप होगा, ये भी एल्काइल ग्रुप होगा, राइट, जनरल फॉर्मूला। अब देखिए ईथर्स किस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। अभी तक हमने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़े थे वहां मैं आपको बता रहा था कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस करने से बने हैं। जैसे हेलो एल्केन्स थे, वहां से हम मीथेन का जो एक हाइड्रोकार्बन है उसका एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करके एक क्लोरीन जोड़ देंगे तो वो हेलो एल्केन बन जाएगा। ऐसी अल्कोहल में हाइड्रोजन रिप्लेस करके हम OH जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे तो आपको अल्कोहल मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम कहते हैं ईथर्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर, राइट, थोड़ा सा फर्क है यहाँ पे। ईथर्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर, जहां पे हम वाटर के 2 हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस कर देंगे और एल्काइल ग्रुप्स जोड़ देंगे, ठीक है। ये देखिए, ये है आपका वाटर, कैसा होता है आपका, ऐसा होता है, इधर H इधर H, ठीक है। और इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर क्या होते हैं, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, ये आगे जाके काम में आएगा हमारे। अब इसमें से मैं 2 हाइड्रोजन एटम्स को हटा दूंगा और क्या जोड़ दूंगा, 2 एल्काइल ग्रुप्स। अब ये 2 एल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, एलिफेटिक भी होते हैं, एरोमेटिक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका ROR, ये बन गया आपका ईथर। So ethers are derivatives of water which are formed by replacing 2 hydrogen atoms by alkyl groups, ठीक है। I hope this is clear, इतना समझ में आ गया। अब देखिए ये एल्काइल ग्रुप्स सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी, जैसे CH3OCH3 सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट जैसे अगर मैं ये ले लूं CH3OC6H5, राइट, या मैं इसको C6H5 को ऐसा भी लिख सकता हूं, ज्यादा अच्छा लगता है, बेंजीन रिंग भी बना सकता हूं, ठीक है। अब इसको नाम कैसे देंगे अभी थोड़ी देर में देखते हैं। अब देखिए ये कभी कभी शॉर्ट आंसर्स में पूछ लेते हैं, कई बोर्ड्स में पूछे गए हैं। देखिए वो ईथर्स जिनके पास सेम एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, राइट, इनको हम बोलते हैं, देखिए सेम एल्काइल ग्रुप, सिमिट्री मेंटेन है ना, यहां भी एक जैसा यहां भी एक जैसा, तो सिमिट्री मेंटेन है, राइट। तो इनको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर्स, सिमेट्रिकल ईथर्स। और यहां पे सिमेट्री मेंटेन नहीं है, राइट। यहां देखिए, यहां पे एल्काइल ग्रुप है छोटा सा और वहां पे बड़ा सा बेंजीन रिंग लगा हुआ है, तो सिमेट्रिकल नहीं है, तो इनको क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल ईथर्स, अनसिमेट्रिकल ईथर्स, ठीक है। ये सब कुछ नोट कर लीजिए और आई होप दिस इज क्लियर। और एक और चीज ध्यान में रखना, कहीं आपको कहीं बुक्स में लिखा ही देगा, सिमेट्रिकल को हम सिंपल ईथर्स भी बोलते हैं और अनसिमेट्रिकल को हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड ईथर्स। मिक्स्ड है ना, तो इसको मिक्स्ड ईथर्स बोलते हैं। अब एक तरीके का कंपाउंड आपने देखा होगा कई बार, मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे, आपने इथीन में 11th क्लास में पढ़ा होगा, कुछ इस तरीके का दिखने वाला कंपाउंड केमिकल रिएक्शंस में, राइट, इस तरीके का कंपाउंड आपने देखा होगा,
साइक्लिक कंपाउंड है, ये होते हैं आपके साइक्लिक ईथर्स, राइट। ये वाला क्या है आपका, और इसका नाम क्या है, इसको हम क्या बोलते थे, 11th में आपने पढ़ा है केमिकल रिएक्शन में, इसको हम बोलते थे एथिलीन ऑक्साइड, एथिलीन ऑक्साइड, या हम इसको ऑक्साइरेन भी बोलते हैं, राइट। एथिलीन ऑक्साइड और ऑक्साइरेन, ये साइक्लिक ईथर है। ये क्या है, साइक्लिक ईथर है। जब आपका जो फंक्शनल ग्रुप O है ये रिंग में आ जाता है तो वो होते हैं साइक्लिक ईथर्स, राइट। दिस इज योर साइक्लिक ईथर, राइट। साइक्लिक ईथर्स क्या होते हैं, व्हेन ऑक्सीजन इज पार्ट ऑफ रिंग, राइट। अब देखिए ये रिंग बन रहा है एक, अब रिंग का मतलब ये नहीं कि हमेशा बेंजीन ही होगा, रिंग मतलब एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर होता है जो कम से कम 3 कार्बोनेट, जो कम से कम 3 एटम से बनता है, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 है तो इन्होंने क्लोज्ड स्ट्रक्चर बना लिया, रिंग हो गया ये, राइट। अब रिंग है, साइकिल बन गया ना, एक तीनों से साइकिल बन गया, और ऑक्सीजन एटम है यहाँ पे, रिंग का पार्ट है, और ऑक्सीजन ये क्या है, ये ईथर है। फंक्शनल ग्रुप किसका है, ये ईथर का। तो ये क्या हो गया आपका साइक्लिक ईथर, एथिलीन ऑक्साइड। ये आप कई बार आएगा 12th में, आपको ये कम से कम ये वाला आता है तो आपको ये पता होना चाहिए क्या है, राइट। ये साइक्लिक ईथर है, ऑक्साइरेन या एथिलीन ऑक्साइड। इथीन आपने पढ़ा है इसीलिए एथिलीन ऑक्साइड आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया है आपको। अब देखिए, अब हम आ जाते हैं स्ट्रक्चर पे इसके, राइट। हमने पहले वाले लेक्चर में भी थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर देखा था, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं क्योंकि हम ईथर का पूरा एक वन शॉट बना रहे हैं। देखिए स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आ जाता है कई बार, राइट। स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आ जाता है, और मेरे ख्याल से कोई इस पे क्वेश्चन, इसके बॉन्ड एंगल पे क्वेश्चन आया भी है प्रीवियस ईयर CBSE। देखिए स्ट्रक्चर इसका होता है, अब ये हम कहते हैं इट्स अ डेरिवेटिव ऑफ वाटर, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ वाटर है, इस तरीके का कंपाउंड है, तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है ये वाटर के जैसा ही होता है। वाटर का स्ट्रक्चर क्या होता था, आपने 11th क्लास में पढ़ा है, वी शेप्ड, ऐसा करके होता है ना, ऐसा करके वी शेप्ड और बेंट, राइट। वाटर कैसा होता है, ऐसा होता है वाटर, राइट। थोड़ा सा मैं नीचे करके बनाता हूं इसको, यह है ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्सीजन क्या होता था इसमें, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, वाटर में 11th में देख लेना है। और ये 2 लोन पेयर जो हैं, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसमें, राइट। ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। 2 empty sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में, इनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। और वाटर जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए, आइडियली 109 डिग्री 28 मिनट्स, इतना होना चाहिए, राइट। लेकिन वाटर का बॉन्ड एंगल कितना होता है, ये बॉन्ड एंगल कितना होता है, 105 डिग्री होता है इसका, ठीक है। अब ये क्यों होता है, मैं इसके वाटर के स्ट्रक्चर में ज्यादा नहीं जाऊंगा यहाँ पर, राइट। ये कम क्यों हो जाता है, ये कम क्यों हो गया, ये कम इसलिए हो गया क्योंकि ये लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है, राइट। अब ये लोन पेयर में आपने VSEPR थ्योरी में पढ़ा था 11th में, एज पर VSEPR थ्योरी लोन पेयर रिपल्जन इज ग्रेटर देन लोन पेयर, बॉन्ड पेयर रिपल्जन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्जन, राइट। सो लोन पेयर रिपल्जन मैक्सिमम होता है, ये ऐसे करके एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये बॉन्ड एंगल अब ये ऐसे करके रिपेल करेंगे तो इसको स्क्वीज ऐसे कर रहे हैं ना, तो ये एंगल इसलिए कम हो जाता है इसका। अब ईथर के स्ट्रक्चर पे आते हैं हम, ऐसे। अब वाटर की जगह यहां पे क्या है, एल्काइल ग्रुप्स, ये है एल्काइल ग्रुप्स, ठीक है, ये एल्काइल ग्रुप्स है। अब देखिए इसका जो बॉन्ड एंगल है, इसका बॉन्ड एंगल वाटर के जैसा स्ट्रक्चर है इसका, राइट। और कैसा होता है ये, बेंट,
स्ट्रक्चर होता है बेंट और वी शेप्ड, ये याद रखना, वाटर का ये स्ट्रक्चर होता था, तो इसका भी यही है, लेकिन बिल्कुल एक जैसा नहीं है। बेंट है तो बेंट अलग अलग तरीके के हो सकते हैं ना। इसका बॉन्ड एंगल है 105, इसका बॉन्ड एंगल है 110, ऐसा कैसे हो गया? जब ऊपर दो लोन पेयर हैं, इसके भी और इसके भी, तो एक तरीके से तो इसको, इन दोनों को लोन पेयर रिपल्जन मैक्सिमम होता है, ये इसको जब नीचे को करेगा तो ये भी 105 पे आ जाना चाहिए, राइट। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन था और यहाँ पे आपके बड़े बड़े अल्काइल ग्रुप्स, ये देखो। अब जब ये बड़े बड़े अल्काइल ग्रुप्स हैं, ये जब एक दूसरे के पास आएंगे, जब देखो ये लोन पेयर ऊपर से इस तरीके से इनको नीचे को करेगा, राइट, क्योंकि इनमें रिपल्जन है तो ये इनको नीचे को करेगा। अब ये, लेकिन ये जो बड़े बड़े अल्काइल ग्रुप्स हैं, ये एक दूसरे को क्या करेंगे? ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, राइट, ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जैसे जैसे ये पास आएंगे, ये एक दूसरे को रिपेल कर देंगे। सो ये जो इसका लोन पेयर का जो इफेक्ट था, जिसकी वजह से ये बॉन्ड एंगल कम हो रहा था, दैट इफेक्ट was to some extent cancelled by these alkyl groups, bigger alkyl groups, जिसकी वजह से एंगल ऑलमोस्ट प्रिजर्व रहता है और टू टेट्राहेड्रल एंगल, राइट। यहाँ पे भी ऑक्सीजन आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही है, याद रखना, ये सारे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। बॉन्ड एंगल 110 कैसा होता है, शायद यही प्रिजर्व कैसे रहता है, कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन इस पे पहले आया है, इस पे कुछ क्वेश्चन, राइट। सो आई होप ये समझ में आ गया बॉन्ड एंगल कैसे प्रिजर्व रहता है, ड्यू टू रिपल्जन बिटवीन बिगर एल्काइल ग्रुप्स, राइट। द बॉन्ड एंगल इज प्रिजर्व्ड नियरली टू योर टेट्राहेड्रल एंगल विच इज योर 109 डिग्री 28 मिनट्स, ठीक है। सो दिस इज डन, राइट। अब हम शुरू करते हैं नेमिंग कन्वेंशन, राइट। नेमिंग कन्वेंशन में भी ज्यादा कुछ नहीं है, बस यहाँ पे ये देख लेना हाउ बॉन्ड एंगल इज प्रिजर्व्ड। यहाँ मैं लिख देता हूं बॉन्ड एंगल इन ईथर्स इज प्रिजर्व्ड, ये इंपॉर्टेंट है, प्रिजर्व्ड टू टेट्राहेड्रल एंगल, टेट्राहेड्रल एंगल जो कि होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स, और इसमें कितना होता है बॉन्ड एंगल 110, ऑलमोस्ट पास पास है। क्यों है? बिकॉज लोन पेयर रिपल्जन, effect of, let's write it like this, because effect due to lone pair repulsion was cancelled or minimized due to repulsion, static repulsion है ये, between bigger alkyl groups in ethers, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ठीक। अब हम आ जाते हैं नोमेनक्लेचर पे जल्दी से, राइट। नोमेनक्लेचर कॉमन सिस्टम, एक क्वेश्चन आया है नोमेनक्लेचर पे CBSE 2017 में, वो मैं आपको दिखा दूंगा। एक स्ट्रक्चर याद रखना, बॉन्ड एंगल क्यों प्रिजर्व हो जाता है ये ध्यान में रखना, राइट। अब देखिए कॉमन सिस्टम में हम इसको बोलते हैं, कॉमन सिस्टम में हम इनके एल्काइल ग्रुप्स के नाम लिख देते हैं इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, राइट। दो सिस्टम्स होते हैं, कॉमन सिस्टम, राइट, और दूसरा होता है आपका आयुपैक सिस्टम, ठीक है। कॉमन सिस्टम में क्या करते हैं, वी नेम एल्काइल ग्रुप्स इन अल्फाबेटिक ऑर्डर प्लस
word plus the word ether, right? For example, अगर ये आपका ईथर है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में हम एल्काइल ग्रुप्स का नाम लिखेंगे पहले। अल्फाबेट ये है एम बाद में आता है, ये ई से शुरू होता है, इथाइल, ई पहले आता है, तो इसका नाम होगा इथाइल, मिथाइल, ईथर। और अगर ये होगा C2H5 O C2H5, जब दो हैं तो सेम, डाई इथाइल ईथर, ठीक है, ये दोनों समझ में आए। और अगर इसका एक कंपाउंड, एक क्वेश्चन आया है जो मैंने आपको बताया CBSE में, वो ये था, अब हमें क्या करना है, एल्काइल ग्रुप्स के नाम लिखने हैं। कौन कौन से एल्काइल ग्रुप्स हैं इसमें? ये है, ये क्या है, ये शुरू में हमने पढ़ा है जब एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है तो ये क्या है, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, ठीक है। और ये तो मिथाइल है ही, अल्फाबेटिक ऑर्डर में टर्शियरी ब्यूटाइल, राइट, ये है मिथाइल, राइट, बी पहले आता है, ये ब्यूटाइल ग्रुप है, तो हम यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे मिथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर, राइट, ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है, ये टर्शियरी ब्यूटाइल मिथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, ठीक है। ये आया था आपका CBSE 2017 में, इसका IUPAC नेम लिखने को। अब हम आ जाते हैं IUPAC नेम में। IUPAC नेम में हम ईथर्स का नाम जो देते हैं, दे आर एल्कोक्सी डेरिवेटिव, एल्कोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स, राइट, एल्कोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स। अब यहां पे एल्कोक्सी कौन सा ग्रुप होगा और एल्केन कौन सा होगा, राइट, जैसे CH3O C2H5, एल्कोक्सी तो मतलब पता होगा आपको, एल्कोक्सी मतलब ऑक्सी से याद रखना, ऑक्सीजन और एल्काइल, एल्कोक्सी बना है ऑक्सीजन और एल्काइल से, तो OR ये होता है एल्कोक्सी, राइट। तो यहाँ पे किसको हम इन दो, इसको एल्कोक्सी बोलेंगे या इस वाले को एल्कोक्सी बोलेंगे, ये चीज है, राइट। सो बड़ा एल्काइल ग्रुप है, उसको हम पेरेंट हाइड्रोकार्बन लेके चलते हैं, राइट, बिगर एल्काइल ग्रुप इज पेरेंट, कंसिडर्ड एज पेरेंट, बिगर एल्काइल ग्रुप इज कंसिडर्ड एज पेरेंट। सो यहाँ पे हम इथेन लेके चलेंगे, तो ये क्या है, इसको हम लेंगे पेरेंट एल्केन, सो ये क्या है, इथेन, है ना। और ये क्या है, एल्कोक्सी, इनका नाम हम ऐसे देते हैं, एल्कोक्सी एल्केन इन IUPAC सिस्टम, स्पेस नहीं होती दोनों में, राइट। सो इसका नाम क्या होगा, देखिए एल्कोक्सी एल्केन, यहाँ पे एल्केन कौन सा है, बड़े वाले को हम एल्केन लेते हैं, इथेन, और एल्कोक्सी फिर ये छोटा वाला एल्कोक्सी हो जाता है, मिथाइल है तो मिथॉक्सी हो जाएगा, मिथॉक्सी इथेन है इसका नाम, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर। और कुछ तरह के जो ईथर्स होते हैं, जैसे हमने पहले भी देखा था, CH3O, ये एरोमेटिक ईथर्स होते हैं, याद रखना, एरोमेटिक ईथर्स, जब बेंजीन रिंग होगा तो एरोमेटिक ईथर्स, इनको हम एल्काइल फिनाइल ईथर्स भी बोलते हैं, राइट। अगर एल्काइल ग्रुप है, सॉरी, अगर एक एल्काइल ग्रुप बेंजीन है तो ये होता है एरोमेटिक ईथर्स, राइट। इसका नाम कैसे देते हैं हम, देखिए एल्काइल फिनाइल ईथर्स,
इन एरोमेटिक इन IUPAC सिस्टम, राइट। तो यहाँ पे इसका नाम क्या होगा, मिथाइल फिनाइल ईथर, ठीक। आई होप समझ में आ गया, राइट। अगर 2 फिनाइल रिंग होंगे तो डाइफिनाइल ईथर, ठीक है। सो दिस इज कुछ स्पेशल ईथर्स होते हैं जिनका अपना ही नाम होता है, कॉमन नेम से जाने जाते हैं। जैसे देखो आपको ये पढ़ने में आएगा आगे, मैं 2 के नाम बता देता हूँ। OCH3 ये ईथर है ना, राइट, ये हमने देखा भी है यहाँ पे। इसको हम बोलते हैं एनिसोल, इस ईथर को हम एनिसोल बोलेंगे, ये ध्यान में रखना। ये सब कॉपी करते रहें, राइट। और अगर एक फेनिटॉल है, एक ईथर आपको दिखाई देगा फेनिटॉल। अगर मैं इसी से C2H5 इथाइल ग्रुप जोड़ूं तो ये होता है फेनिटॉल। ये कुछ स्पेशल नेम्स हैं ईथर के, ये इन्हीं नाम से जाने जाते हैं, जैसे एनिसोल बोलते हैं इसको, राइट। आई होप IUPAC और कॉमन नेम नोमेनक्लेचर सब कुछ समझ में आ गया। और साइक्लिक ईथर्स को हम ऑक्साइरेन बोलते हैं, ऑक्सा भी करके बोलते हैं। जैसे ये था आपका, राइट, ये था ना CH2 हमने ऐसा वाला पढ़ा था, इसको हम बोलते हैं ऑक्साइरेन या ऑक्सा भी बोलते हैं हम इसको, राइट। इसको हम बोलते हैं, जैसे देखिए ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड कौन सा होता है, जब 3 साइकिल होते हैं, साइक्लोप्रोपेन होता है वैसे ये, राइट। ये आपके ज्यादा सिलेबस में नहीं है, तो ऑक्सा साइक्लोप्रोपेन बोलते हैं हम इसको। साइक्लिक ईथर्स आपके सिलेबस में है नहीं ज़्यादा, तो इसको रहने दो। सो मैंने आपको बता दिया, अगर ऑक्सा है तो मतलब साइक्लिक ईथर्स के पहले हम ऑक्सा भी लगाते हैं इनके नेमिंग में, ठीक। अब इसके बाद हम करेंगे आपका प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स, राइट। प्रिपरेशन के दोनों ही जो प्रिपरेशन मेथड्स हम करेंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। चलो अब शुरू करते हैं जल्दी से। प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स के 2 मेथड्स हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, हमने पहले ही पढ़ा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। सेकंड इज योर विलियमसन ईथर सिंथेसिस, राइट, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं डिहाइड्रेशन पे भी, बहुत क्वेश्चंस आते हैं, राइट। सो जल्दी से शुरू करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, अब अल्कोहल्स 3 तरह के होते हैं, याद रखना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। पीछे जब हमने अल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन पढ़ा था तो हमने वहां पे देखा था जो प्रोडक्ट बन रहा था वो था एल्कीन। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स was forming alkenes in the presence of protonic acids. So dehydration of alcohols हमेशा प्रोटोनिक एसिड्स की प्रेजेंस में होगा, राइट। और हमने ये चीज देखी थी, प्राइमरी अल्कोहल्स के केस में हमें टेम्परेचर हाई रखना पड़ रहा था टू डिहाइड्रेट देम टू अल्कोहल, टू एल्कीन। टर्शियरी अल्कोहल्स के केस में डिहाइड्रेशन इजीली हो रहा था टू फॉर्म एल्कीन्स, और वहां पे हमें टेम्परेचर भी कम रखना पड़ रहा था, राइट। सो हार्श कंडीशंस कहाँ थी, प्राइमरी अल्कोहल के केस में। सो प्राइमरी अल्कोहल्स डिफिकल्टी से डिहाइड्रेट हो रहे थे, टर्शियरी अल्कोहल्स इजीली डिहाइड्रेट हो रहे थे, राइट। तो सबसे इजीली डिहाइड्रेशन था टर्शियरी अल्कोहल्स का, फिर था सेकेंडरी, फिर था प्राइमरी। ये याद रखना, ये अभी हम यूज करेंगे, राइट। सो अब हम क्या ऐसा करेंगे कि हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा, राइट, वो हमें मिलेगा ईथर। अब हम क्या ऐसा करेंगे कि हमें ईथर मिले, हमें चाहिए ईथर। सो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स हम अंडर डिफरेंट रिएक्शन कंडीशन करेंगे, राइट। डिफरेंट रिएक्शन कंडीशन मतलब टेम्परेचर कम कर देंगे रिएक्शन का और अल्कोहल को एक्सेस में लेंगे तो आपको ईथर मिल जाएगा। आपको इक्वेशन दिखा देता हूं, देखिए CH3 CH2OH, इसका अगर आप H2SO4 या H3PO4 प्रोटोनिक एसिड्स, डिहाइड्रेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ प्रोटोनिक एसिड्स, याद रखना।
ये देंगे आपको इथीन। ठीक है, टेम्परेचर मैं यहाँ पे रखता हूँ 443 केल्विन्स इस रिएक्शन में। ठीक, अब अगर मैं यहाँ तो मिल गया मुझे एल्कीन, अब अगर मुझे चाहिए ईथर, अब मैं ईथर के लिए क्या करूँगा, एक्सेस अल्कोहल लूँगा, मतलब दो मॉलिक्यूल्स ले लिया अल्कोहल के, ऐसे लिखते हैं यहाँ पे। ठीक, इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, टेम्परेचर कम कर देंगे हम रिएक्शन का 413 केल्विन इन प्रेजेंस ऑफ प्रोटोनिक एसिड्स। प्रोटोनिक एसिड्स मतलब होता है जो प्रोटॉन दे सकें। क्यों प्रोटॉन दे सकें अभी हम मैकेनिज्म देखेंगे, उसमें पता लगेगा। तो यहाँ पे आपको बन गया CH3 CH2 CH2 CH3, ये क्या है आपका इथॉक्सी इथेन या डाइएथाइल ईथर। और ये किस तरीके का अल्कोहल है, दोनों सेम एल्काइल ग्रुप्स हैं ना, दोनों तरफ। हमने शुरू में बात करी थी, ये है आपका सिमेट्रिकल ईथर्स, दिस इज सिमेट्रिकल ईथर। और इस मेथड से हम सिर्फ सिमेट्रिकल ईथर ही प्रिपेयर कर सकते हैं, अनसिमेट्रिकल ईथर नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि अनसिमेट्रिकल ईथर के लिए मुझे अल्कोहल का मिक्सचर चाहिए होगा, मतलब मुझे अलग अलग एल्काइल ग्रुप चाहिए होंगे यहाँ पे, तो मुझे दो डिफरेंट अल्कोहल यूज करने पड़ेंगे, तो वहां पे मुझे मिक्सचर ऑफ ईथर्स मिल जाएगा। सेपरेशन मुश्किल होता है, सो दैट इज नॉट द प्रेफर्ड वे, दिस इज नॉट द प्रेफर्ड वे टू प्रिपेयर योर मिक्स्ड ईथर्स या अनसिमेट्रिकल ईथर्स, राइट, यूजिंग डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। वो हम करते हैं विलियमसन सिंथेसिस से, जो सेकेंड मेथड है। So using this method we prepare only symmetrical ethers। जैसे देखिए, अगर मैं मिक्सचर ले लेता हूं, राइट, अगर मैं इथेनॉल और मेथनॉल ले लेता हूं, मान लिया जाता है कि मुझे एक ईथर प्रिपेयर करना है CH3O C2H5, ये प्रिपेयर करना है, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, इस एल्काइल का इथेनॉल लेना पड़ेगा, अल्कोहल लेना पड़ेगा सॉरी, प्लस इसका अल्कोहल लेना पड़ेगा, इथाइल का अल्कोहल लेना पड़ेगा और मिथाइल का अल्कोहल, इथेनॉल मिथनॉल लेना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे जो है मुझे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा, राइट, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट जैसे डाइमिथाइल ईथर मिलेगा, डाइथाइल ईथर मिलेगा और इथाइल मिथाइल ईथर मिलेगा। मुझे चाहिए ये, तो ये तो मिलेगा, चलो। अब इसके साथ साथ ये दोनों आपस में भी इस तरीके का रिएक्शन करेंगे और ये दोनों आपस में भी इस तरह का रिएक्शन करेंगे, तो वहां पे मुझे मिल जाएगा CH3O CH3 प्लस C2H5O C2H5। सो व्हाट आई एम गेटिंग इज मिक्सचर ऑफ ईथर्स, राइट, मिक्सचर ऑफ ईथर्स। अब मुझे यहां से ये सेपरेट करना है, तो मुझे सेपरेशन टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ेगी, राइट, आई हैव टू यूज अ सेपरेशन प्रोसेस टू सेपरेट इथाइल मिथाइल ईथर आउट ऑफ दिस मिक्सचर ऑफ ईथर्स, राइट, जो एक कॉस्ट इन्वॉल्विंग टेक्निक होगी। सो दिस इज नॉट द प्रेफर्ड वे, राइट, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज नॉट द प्रेफर्ड वे टू प्रिपेयर अनसिमेट्रिकल ईथर्स और मिक्स्ड ईथर्स। वो मैं कैसे प्रिपेयर करूंगा विलियमसन सिंथेसिस में, जो हम नेक्स्ट लेक्चर जो हम अभी थोड़ी देर में देखते हैं इसके बाद। अब आ जाते हैं हम इसके मैकेनिज्म पे। सबसे पहली चीज, ये किस तरह का रिएक्शन है, ये एक SN2 रिएक्शन है, ये याद रखना, ये एक SN2 रिएक्शन है। जब मैं प्राइमरी अल्कोहल यूज करता हूं, ये मैं क्या यूज कर रहा हूं, प्राइमरी अल्कोहल, राइट। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि मुझे ईथर इस तरीके का चाहिए, इस तरीके का मुझे ईथर चाहिए, इसके लिए तो मुझे क्या सेकेंडरी अल्कोहल यूज करना पड़ेगा ना, राइट। तो जब मैं प्राइमरी अल्कोहल यूज करूंगा, ये है फॉर प्राइमरी अल्कोहल्स। प्राइमरी अल्कोहल्स के केस में जो मैकेनिज्म होगा वो SN2 होगा, राइट, और मैकेनिज्म हो जाएगा SN1 अगर मैं सेकेंडरी या टर्शियरी अल्कोहल यूज करूंगा, राइट। दोनों में फर्क क्या होता है, जल्दी से आपको याद आना चाहिए, हमने पढ़ा था पहले फर्स्ट चैप्टर में। देखिए ये वाला यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनती थी, यहाँ पे
कार्बोकेटाइन बनता था। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब हम जल्दी से मैकेनिज्म देखते हैं। देखिए मैकेनिज्म में 3 स्टेप हैं। एसिड जो है, प्रोटॉन, एसिड से, ये प्रोटोनिक एसिड्स हैं, ये प्रोटॉन देंगी। प्रोटॉन 2 मॉलिक्यूल्स एथेनॉल के हैं, राइट। सो प्रोटॉन आके पहले मॉलिक्यूल को प्रोटोनेट करेगा, उसको हम बोलते हैं, फर्स्ट स्टेप है आपका प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। इस तरह से C2H5OH, राइट, प्रोटोनेट होगा C2H5 इस तरह से। इसको हम बोलते हैं इथाइल ऑक्सोनियम आयन, और ये पॉजिटिव चार्ज होगा इस पे, ऑक्सोनियम आयन। आयन क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। ऑक्सोनियम क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है, इथाइल तो है यहाँ पे। तो दिस इज इथाइल ऑक्सोनियम आयन, जो कि प्रोटोनेटेड अल्कोहल होता है। अब देखिए सेकेंड स्टेप क्या होगा। मैंने कहा ये जो रिएक्शन है जो हम पढ़ रहे हैं अभी, हम ये इसका रिएक्शन देख रहे हैं जो प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल फॉलो करता है SN2 मैकेनिज्म, और आपको याद है SN2 मैकेनिज्म में क्या होता था, एक इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल होती थी, एक आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल होती थी, राइट। सो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पे, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आपके सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पे अटैक करती थी। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल यहाँ पे होगा ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल, और आपकी न्यूक्लियोफाइल होगी सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल। अब आप कहोगे कि न्यूक्लियोफाइल तो होती है नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग मतलब नेगेटिव चार्ज होती है, राइट। न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है तो न्यूक्लियस लविंग क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। सो जो न्यूक्लियोफाइल्स होती थी वो या तो नेगेटिवली चार्ज होती हैं, या जिन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं तो वो सबस्ट्रेट पे अपने लोन पेयर से अटैक करती है। ठीक है, अब देखिए सेकंड स्टेप होगा आपका, जो अल्कोहल है C2H5OH, ये अटैक करेगा जाके अपने लोन पेयर के थ्रू इस पे, ऑन प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ठीक, मैं इसको थोड़ा ऐसे लिख देता हूं, CH3CH2। देखिए ये पॉजिटिव है तो ये वाला कार्बन जो होगा इथाइल ग्रुप का, CH2 वाला कार्बन जो होगा ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, राइट। और ये इथेनॉल मॉलिक्यूल जो है ये इस कार्बन पे अटैक कर देगा जाके, राइट। तो यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट, ये जो है वाटर मॉलिक्यूल, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये लीविंग ग्रुप होगा। वाटर मॉलिक्यूल ये जो होता है दिस इज अ गुड लीविंग ग्रुप, तो ये लीव कर जाएगा और ये इथेनॉल का मॉलिक्यूल इस पे अटैक कर देगा। ठीक है, देखिए एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी इसमें। पहले देखिए ट्रांजिशन स्टेट में आपको दिखाता हूं पहले। C2H5OH, राइट। अब देखिए ये ऐसे हम डैश बनाते थे ना, लीविंग ग्रुप और जो ग्रुप एंटर हो रहा था होता था। इस तरह से करते थे हम, राइट। आई होप दिस इज विजिबल। ठीक है, तो देखिए ये थी ट्रांजिशन स्टेट SN2 की। फाइनली ये लीव कर देगा और जो ये वाला पार्ट है ये अटैच हो जाएगा, राइट। तो देखिए क्या बनेगा, इसी का सेकंड स्टेप ही है ये। यहाँ पे बनेगा C2H5O। देखिए ये यहाँ से लीव कर देगा वाटर, ये इथाइल ग्रुप इसमें अटैच हो जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन भी है अभी। ये बना, राइट। अब इसमें से लास्ट स्टेप क्या है जो पहले हमने पढ़े थे, पहले मैकेनिज्म में भी हमने ये पढ़े हैं, ये है आपका ऑक्सोनियम आयन, राइट। ये डीप्रोटोनेट होगा, मतलब इसमें से हाइड्रोजन निकल जाएगा, राइट। इसमें से
हाइड्रोजन निकल जाएगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, सॉरी लगाना भूल गया मैं, ये पॉजिटिव चार्ज होगा, इसको हम बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन। ऑक्सोनियम आयन, या जैसे हम यहाँ पे कहते थे प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ये देखिए ये ईथर है ना, C2H5 C2H5O, ये ऐसा है ना जैसे ईथर प्रोटोनेट हो गया, ईथर में हमने प्रोटोन ऐड कर दिया है ना, तो ये प्रोटोनेटेड ईथर होता है और ऑक्सोनियम आयन। थर्ड स्टेप है डीप्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन ऑफ ऑक्सोनियम आयन। डीप्रोटोनेशन में C2H5O C2H5 इथॉक्सी इथेन बन गया आपका, विच इज अ सिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीजें ध्यान देने वाली हैं, राइट। देखिए यहाँ पे रिएक्शन कंडीशंस क्या थी, रिएक्शन कंडीशंस ध्यान रखना, टेम्परेचर कम रखा था हमने, राइट, और अल्कोहल एक्सेस में लिया था, राइट, और अल्कोहल यहाँ पे प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा या टर्शियरी होगा, तो उस केस में मैंने आपको यहाँ पे बताया था सेकेंडरी टर्शियरी के केस में आपका SN1 रिएक्शन शुरू हो जाएगा। SN1 रिएक्शन होगा तो हमें पता है ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ये थी, मतलब टर्शियरी बहुत इजीली डिहाइड्रेट हो जाता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। प्राइमरी का डिहाइड्रेट होना टू फॉर्म एल्कीन्स, ये है एल्कीन्स बनाने की टेंडेंसी। डिहाइड्रेशन के बाद एल्कीन्स बनाने की टेंडेंसी ये वाली है, राइट। प्राइमरी अल्कोहल्स मोस्ट डिफिकल्टी से डिहाइड्रेट होते हैं, इसीलिए वो इजीली ईथर्स दे देते हैं। लेकिन अगर मैं टर्शियरी अल्कोहल लेता हूं, टर्शियरी अल्कोहल में हमें इमीडिएटली एल्कीन मिल जाएगा। टर्शियरी अल्कोहल में एल्कीन विल बी द ओनली प्रोडक्ट, राइट। ये कहीं पे PyQ भी है। अगर मैं टर्शियरी अल्कोहल लेता हूं तो क्या मिलेगा, ये मुझे एल्कीन मिलेगा सिर्फ। अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल लेता हूं तो मुझे एल्कीन और ईथर का मिक्सचर मिलेगा, राइट, जिसमें एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगा, राइट। सो यहां पे इन ऑर्डर टू गेट ईथर अल्कोहल होना चाहिए आपका, देखिए ये 3 कंडीशंस हैं। अल्कोहल प्राइमरी होना चाहिए, अनहिंडर्ड भी बोलते हैं, आपकी किताब में लिखा होगा अनहिंडर्ड अल्कोहल, अनहिंडर्ड या एल्काइल ग्रुप अनहिंडर्ड होना चाहिए, राइट। जैसे ये जो आपका इथेनॉल होता है, राइट, देखिए जो इथेनॉल है इसका जो एल्काइल ग्रुप अनहिंडर्ड होता है, राइट। वहीं अगर मैं कोई इस तरह का अल्कोहल ले लूँ जिसमें इस तरह का, सपोज अगर मैं ये वाला अल्कोहल ले लेता हूँ ऐसा, तो इसमें जो एल्काइल ग्रुप है ये हिंडर्ड होता है, देखिए इसके काफी ट्रैफिक होता है चारों तरफ, तो हिंड्रेंस, अगर इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आएगी तो हिंड्रेंस होगा, राइट। सो वहां पे एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन फाइट करेंगे आपस में, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन से बनेगा जो एल्कीन होगा, और कुछ प्रोडक्ट बनेगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से जो ईथर होगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। सो अल्कोहल शुड बी प्राइमरी और unhindered. Primary alcohol should be primary and in excess, right? जो हमें यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए थे ना इसके, should be in excess. और दूसरा है temperature should be low, right? 413 केल्विन्स, हमें पता है 443 पे क्या बन रहा था, एल्कीन। तो ये कंडीशंस पूरी होंगी तो आपको इथॉक्सी इथेन मिलेगा, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया। और ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन CBSE में आया है बहुत बार, आपका इथॉक्सी इथेन, ये वाला, ये रिएक्शन जो था ये वाला, राइट, सेकेंड रिएक्शन जिस जहाँ पे ईथर बन रहा था। सो आई होप दिस इज क्लियर। इसके बाद हम करेंगे अब विलियमसन सिंथेसिस, राइट। इसमें डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स का कॉन्सेप्ट हमने यूज जो किया है, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन वगैरह सब आपको इजीली आना चाहिए। मैं एक बार आपको समराइज कर देता हूं। देखिए अल्कोहल्स से आपको ईथर अगर चाहिए, राइट, अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से आपको ईथर मिलेगा, राइट।
रिएक्शन कंडीशंस पे डिपेंड करता है, क्योंकि अल्कोहल आपको क्या देता है, एल्कीन भी दे सकता है डिहाइड्रेशन पे। तो रिएक्शन कंडीशंस होंगी लो टेम्परेचर, राइट, एक्सेस अल्कोहल, low temperature, excess of alcohol and your primary alcohol, right, क्योंकि ease of dehydration to form alkene is tertiary is greater than secondary is greater than primary, right। अगर मैं tertiary alcohol लेता हूं, टर्शियरी अल्कोहल के केस में मुझे सिर्फ एल्कीन मिलेगा, सेकेंडरी यहाँ पे मुझे सिर्फ एल्कीन मिलेगा, सेकेंडरी के केस में मुझे ईथर भी मिलेगा प्लस एल्कीन भी मिलेगा, लेकिन एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। प्राइमरी वाले के केस में मुझे मिलेगा ईथर बेस्ड ऑन दीज रिएक्शन कंडीशंस। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। देखिए सेकेंडरी अल्कोहल होता है जैसे CH3C, ये अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करूंगा, सॉरी अगर मैं इसका डिहाइड्रेशन करूंगा, राइट, इन प्रेजेंस ऑफ से फॉस्फोरिक एसिड, तो ये मुझे क्या देगा, मुझे ये एल्कीन दे देगा, राइट। देखिए यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, यहां से वाटर निकलेगा और आपको सीधा सीधा आपको यहां पे एल्कीन मिल जाएगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। और यहां पे मैंने कहा ये एक मेजर प्रोडक्ट होगा एल्कीन, सेकेंडरी अल्कोहल्स के केस में ये मेजर प्रोडक्ट होगा। प्लस मुझे ये एल्काइल ग्रुप वाला ईथर भी मिलेगा, राइट, ये एल्काइल ग्रुप वाला ईथर भी मिलेगा, जो कैसा होगा CH3, राइट, ये एक एल्काइल ग्रुप है। ये होगा लेकिन माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। ये अल्काइल ग्रुप होता है ना, ये अल्काइल ग्रुप 2 हो जाएंगे, लेकिन ये माइनर प्रोडक्ट होगा। मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, जो इसके डिहाइड्रेशन से बनेगा। क्यों, यहाँ पे देखिए ईज ऑफ डिहाइड्रेशन इस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रही है। अब मैं टर्शियरी अल्कोहल ले लेता हूं अगर, ठीक, इसको डिहाइड्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, CH3, ये एल्कीन मिल गया, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। 3 मिथाइल प्रोपिलीन, राइट, ये आपका प्रोडक्ट प्रोपिलीन या आइसोब्यूटिलीन इसको हम बोलते हैं। सो ये सब ध्यान में रखना। ईज ऑफ डिहाइड्रेशन अगर आपको अच्छे से आता है तो आपके लिए ये रिएक्शन समझ में आता है, तो आपके लिए रिएक्शन ईजी है, ठीक है। और जो हमने मैकेनिज्म पढ़ा था वो भी ध्यान में रखना। अब हम शुरू करते हैं विलियमसन सिंथेसिस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम आ जाते हैं सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स पर, जो है आपका विलियमसन सिंथेसिस, राइट। इसको हम विलियमसन ईथर सिंथेसिस भी बोलते हैं। और विलियमसन नाम पड़ा from the name of Sir Alexander Williamson, who discovered this reaction, right, and who was professor in the University of London, ठीक है। so you have, ये बहुत अच्छे से कर लेना, इसमें बहुत क्वेश्चंस आते हैं, कुछ हम क्वेश्चंस करेंगे भी इसके, IIT में कुछ क्वेश्चंस नीट में पूछे गए हैं, 12th में भी बहुत आता है विलियमसन सिंथेसिस। अब जैसे हमने वहाँ पे ईज ऑफ डिहाइड्रेशन देखा था, इसके सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं इन दोनों रिएक्शंस के, वो हमने हेलोएल्केन्स, हेलोएरेन्स और अल्कोहल से लिए हैं,
राइट। इसीलिए मैंने आपको बोला था हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स के कॉन्सेप्ट आप लोगों के बहुत अच्छे होने चाहिए, राइट, ताकि आपको आगे ज़्यादा डिफिकल्टी ना हो। देखो यहाँ पे सारी चीज़ें वो यूज़ हो रही हैं जो मैंने आपको बोली थी शुरू में, ठीक है। तो पहला चैप्टर अगर किसी को नहीं आता है तो वो हेलो एल्केन्स हेलो एरेन्स बहुत अच्छे से कर ले। देखिए विलियमसन सिंथेसिस, वहाँ पे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से हम अनसिमेट्रिकल ईथर्स नहीं बना सकते हैं, मतलब वो ईथर्स जिनमें दो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स हों। लेकिन ये वाला मेथड जो है इज सुटेबल टू प्रिपेयर अनसिमेट्रिकल ईथर्स आल्सो एंड सिमेट्रिकल एज वेल, राइट। सो यू कैन प्रिपेयर सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर्स। बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें सोडियम एल्कोऑक्साइड लेते हैं और एल्काइल हैलाइड लेते हैं, राइट। इन दोनों के रिएक्शन से बनता है आपका ईथर, ठीक है। अब देखिए ईथर क्या होता है, ईथर सोडियम एल्कोऑक्साइड ऐसा होता है ना, प्लस लेट्स से कॉल इट अ डिफरेंट एल्काइल ग्रुप R डैश X represent halide, right? So sodium alkoxide, this is your alkoxide and this is your halide. इन दोनों के रिएक्शन से आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, आपको क्या चाहिए, ROR, ठीक है। तो सोडियम और X इस रिएक्शन में निकल जाएंगे एज सोडियम हैलाइड, बचा आपका ये R और ये RO, ठीक है, जो मिलके बना देंगे R, ठीक है। देखिए एक एल्काइल ग्रुप आ रहा है आपका हैलाइड से और एक एल्काइल ग्रुप आपका आ रहा है एल्कोऑक्साइड से, ठीक है। तो आपको बहुत ध्यान से देखना है, आपको जो भी ईथर प्रिपेयर करने के लिए दिया है एग्जाम में, ऐसे ही इसमें कंफ्यूज करते हैं, आपको कौन सा हैलाइड लेना है और कौन सा आपको एल्कोऑक्साइड लेना है, ठीक है। और ये एक SN2 रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन। और एक चीज ध्यान में रखना बच्चों, जब भी हम SN2 रिएक्शन की बात करेंगे कहीं भी, तो वहां पे हम देखें, वहां पे हमें पता है SN2 रिएक्शन हेलो एल्केन्स हेलो एरेन्स में पढ़ा था, मोस्ट इजीली किस में हो जाता है, प्राइमरी हैलाइड्स में, बिकॉज ऑफ मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस, छोटे छोटे हाइड्रोजन एटम होते हैं चारों तरफ। जब भी हम SN2 रिएक्शन की बात करते हैं तो हम स्टेरिक हिंड्रेंस की बात करते हैं, राइट। जो अटैकिंग ग्रुप के, जिस कार्बन पे अटैक हो रहा था उसके चारों तरफ जो ग्रुप्स होते हैं, अभी मैं फिर से दिखा देता हूं, आपको याद आ जाएगा। और जो इसमें दूसरी चीज होती है वो होती है आपकी न्यूक्लियोफाइल, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। तो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल आएगी आपकी यहां से, एल्कोऑक्साइड से, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल आएगी आपकी एल्कोऑक्साइड से, जो क्या होगी, एल्कोऑक्साइड। जैसे मैं अगर सोडियम मिथॉक्साइड लेता हूं तो मिथॉक्साइड एक न्यूक्लियोफाइल होगी, राइट। और ये एल्कोऑक्साइड ऑल्सो एक्ट एज अ बेस, राइट। अब ये क्या करेगी बेस एक्ट करके, ये मैं आगे बताऊंगा आपको, राइट। सो दो चीजें हैं, SN2 रिएक्शन है। सो SN2 रिएक्शन की जो ईज होती है वो होती है प्राइमरी हैलाइड में सबसे इजीली होती है, उसके बाद सेकेंडरी में, उसके बाद टर्शियरी में। टर्शियरी में तो आपका हो जाता है आयोनाइजेशन, राइट, SN1 रिएक्शन होता है। सो SN2 रिएक्शन मोस्ट इजीली होता है आपका प्राइमरी हैलाइड्स में। तो ये एक SN2 रिएक्शन है। तो प्राइमरी हैलाइड जो हम यहाँ पे लेंगे वो मोस्टली क्या होगी, फॉर अ गुड रिएक्शन ये हैलाइड होगी आपकी प्राइमरी हैलाइड, राइट। ये ध्यान में रखना। अब देखिए अगर आपको चाहिए, देखिए या तो सोडियम फिनॉक्साइड होगा, ये तो एलिफेटिक ईथर की बात हो गई। अगर आपको एरोमेटिक ईथर चाहिए इसमें, मतलब इस तरीके का ईथर, तो यहां पे आपको जो फिनॉल ग्रुप आएगा वो हमेशा इससे आएगा, एल्कोऑक्साइड से, राइट। सो फिनॉल के केस में क्या होगा, फिनॉक्साइड। इस तरह से,
राइट। और ये जो R है ये तो आ जाएगा आपका कोई भी RCl, ठीक है। तो जब भी हमें एरोमेटिक ईथर चाहिए, राइट, फिनाइल मिथाइल ईथर या फिनाइल एल्काइल ईथर चाहिए, अगर फिनाइल है तो ये फिनाइल ग्रुप हमेशा ही एल्को ऑक्साइड से आएगा, ये ध्यान में रखना, राइट। क्लोराइड से क्यों नहीं आएगा, फिर ये कॉन्सेप्ट चले जाएगा पहले वाले चैप्टर में। अगर मैं ये ले लेता हूं फिनाइल ग्रुप, मैं एल्को ऑक्साइड से ना लेके अगर मैं यहां से लेता हूं क्लोराइड से या कोई भी हैलाइड है यहां से लेता हूं, तो हमें पता है फिनाइल ग्रुप में ये X ग्रुप होता था, से अगर ये C है, राइट, तो इस पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज हो जाता था। ऐसे करके मैं आपको बता देता हूं, ऐसे ही समझाया था इस फॉर्म में डायग्राम में, राइट। इसका जो लोन पेयर है वो बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज हो रहा था ना, याद है, और ऑर्थो पैरासाइट्स को इलेक्ट्रॉन रिच कर रहा था। और यहाँ पे जब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में चला गया था इसके साथ, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बन गया था। ये डबल बॉन्ड क्या है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, राइट। इसको अगर एल्को ऑक्साइड रिप्लेस सब्सटीट्यूट करने आएगा तो ये रिएक्शन नहीं होगा, राइट। सब्सटीट्यूशन रिएक्शन नहीं होता है विद एराइल हैलाइड्स, राइट। याद है, एराइल हैलाइड्स आर वेरी लेस रिएक्टिव कंपेयर टू एल्काइल हैलाइड्स, राइट। आई होप ये आपको याद आ गया, नहीं आया तो आप वापस जाके देख सकते हैं। बस ये याद रखना, एल्काइल हैलाइड क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो बॉन्ड होता है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, राइट। जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो इस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाएगा तो रिएक्शन नहीं होगा। सो बेंजीन रिंग हमेशा फिनो ऑक्साइड से आएगा, कभी भी एल्काइल हैलाइड से या एराइल हैलाइड से कभी भी बेंजीन रिंग नहीं आएगा, राइट। ये याद रखना। सो अगर आपको ये प्रिपरेशन CBSE में आई है, हाउ विल यू प्रिपेयर एनिसोल। एनिसोल मैंने आपको इंट्रोडक्शन में शुरू में बताया था, राइट। एनिसोल का फॉर्मूला क्या होता है, OCH3, राइट। तो ये आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, देखिए फिनाइल है, ये तो हमेशा कहां से आएगा, ये जो नॉट फिनाइल, ये जो बेंजीन रिंग है ये हमेशा कहां से आएगा, सोडियम फिनॉक्साइड से। सॉरी ऐसा बनाता है और ऐसा ही बनाता है, ये तो आएगा सोडियम फिनॉक्साइड से, राइट। और ये मिथाइल कहां से आएगा, हैलाइड से। देखिए रिएक्शन बन गया बढ़िया, क्योंकि ये हो गया प्राइमरी हैलाइड, SN2 रिएक्शन है तो प्राइमरी हैलाइड होना चाहिए, राइट। और आपका बेंजीन रिंग यहां से आ गया। और ये कहां से आएगा, ये आपको मिलता है फिनॉल और सोडियम बेंजीन और फिनॉल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन से आपको सोडियम फिनॉक्साइड मिलता है। सोडियम फिनॉक्साइड को आप प्राइमरी हैलाइड से क्लोराइड से रिएक्ट करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, ये है आपका एनिसोल, राइट। मिथाइल फिनाइल ईथर, ठीक है। तो ये है आपका, ये हो गया आपका विलियमसन सिंथेसिस। कुछ और चीजें देख लेते हैं। एल्काइल हैलाइड पे थोड़ी बात करते हैं, जिस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं थोड़े। एक तो मैंने आपको ये एराइल हैलाइड की बात बता दी, क्यों हम यहाँ पे कभी भी एराइल हैलाइड नहीं यूज करेंगे, राइट। इसको नोट कर लेना। अब हम आ जाते हैं इस पे। अब इससे हम अनसिमेट्रिकल ईथर्स भी बना सकते हैं। जैसे अगर आपको ये वाला ईथर चाहिए CH3OC2H5, ये एक अनसिमेट्रिकल ईथर है। ये कैसे बनेगा, एल्को ऑक्साइड और हैलाइड होना चाहिए, राइट। CH3 सोडियम इथोक्साइड ले लेते हैं, प्लस ये वाला लाने के लिए हम इथाइल क्लोराइड ले लेते हैं, ये बन गया, राइट। सिमेट्रिकल ईथर के लिए क्या लेंगे, CH3ONA प्लस CH3Cl, CH3OCH3, राइट, मिथॉक्सीमीथेन, राइट। और ये हो गया आपका इथाइल मिथाइल ईथर, राइट, या मिथॉक्सी इथेन,
राइट। मिथॉक्सी, बड़े वाले को हम हाइड्रोकार्बन बता देते हैं ना, मिथॉक्सी इथेन। ये नाम भी सब अच्छे से आपको आते रहने चाहिए। ठीक, अब हम बात करते हैं एल्काइल हैलाइड पे। अगर मैं यहाँ पे एल्काइल हैलाइड पे बात करने से पहले एक तो आपको ये पता होना चाहिए, राइट, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में इजीली SN2 रिएक्शन होता है, क्योंकि एक ये रिएक्शन ही SN2 है। कौन सी न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे? एल्कोऑक्साइड। अब दूसरी चीज, अगर मैं यहाँ पे प्राइमरी एल्काइल हैलाइड नहीं लेता हूं, मैं ले लेता हूं टर्शियरी एल्काइल हैलाइड या सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, राइट। सेकेंडरी या टर्शियरी एल्काइल हैलाइड लेने पे अगर आपको याद हो, एलिमिनेशन रिएक्शन हमने पढ़े थे, राइट। एलिमिनेशन सबसे इजीली किस में हो जाता था? एलिमिनेशन सबसे इजीली होता था टर्शियरी एल्काइल हैलाइड में, फिर सेकेंडरी में, फिर प्राइमरी में। क्यों होता था? क्योंकि एज पर सेडजेफ रूल, मैं आपको ये रिएक्शन नहीं करके दिखा रहा हूं यहाँ पे, आप पीछे जाके देख सकते हैं, क्योंकि एज पर सेडजेफ रूल टर्शियरी एल्काइल हैलाइड के केस में मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनती थी, राइट। मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनती थी जो कि सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, राइट। जैसे चलो मैं दिखा देता हूं, मैं कह रहा था नहीं दिखाऊंगा। ये अगर आपका टर्शियरी एल्काइल हैलाइड है, राइट, तो यहां से एक H हटता था और ये Cl हटता था, ये बन गया, राइट। मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल हैलाइड है ये सॉरी मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मिली आपको। तो टर्शियरी एल्काइल हैलाइड्स बहुत इजीली एलिमिनेशन रिएक्शन दे देती हैं। अब अगर मैं यहाँ पे टर्शियरी एल्काइल हैलाइड या सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड ले लेता हूं, राइट, तो मुझे यहाँ पे एल्कीन भी मिलने लग जाएगी, ईथर के साथ साथ मुझे एल्कीन भी मिलेगी, राइट। और अगर मैं यहाँ पर ये ले लेता हूँ टर्शियरी एल्काइल हैलाइड ले लेता हूँ, राइट, इस रिएक्शन में अगर मैं टर्शियरी एल्काइल हैलाइड लेता हूँ, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड लेता हूं, तो मुझे यहाँ पे सिर्फ एल्कीन, सिर्फ मुझे क्या मिलेगी? एल्कीन मिलेगी, ओनली एल्कीन। मुझे यहां पर ये नहीं मिलेगा, ईथर नहीं मिलेगा। और अगर मैं सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड लेता हूं, राइट, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड अगर मैं लेता हूं, सेकेंडरी के साथ क्या मिलेगा? मुझे मिक्सचर मिलेगा एल्कीन का प्लस ईथर का, जिसमें मेजर प्रोडक्ट ज्यादा क्वांटिटी में एल्कीन होगी, ईथर कम होगा, राइट। सो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड ही हम लेंगे जिसमें एलिमिनेशन रिएक्शन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं ड्यू टू लीस्ट लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, राइट। और यहाँ पे हमने सेडजेफ रूल यूज करा, एज पर विच जो एल्काइल हैलाइड मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनाती है, राइट, वो इजीली एलिमिनेशन रिएक्शन दे देती है, राइट। ये कॉन्सेप्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप ठीक से पढ़ो, मजे से पढ़ो तो। अब देखिए ये क्वेश्चन आए हैं, पीछे को कुछ दिखा देता हूं। देखिए एक सिंपल सा रिएक्शन, ये सब I'll rub this, ये तो आपको पता लग गया, I'll rub this all। देखिए इस पे क्वेश्चंस काफी आते हैं, इसलिए आप इस रिएक्शन को अच्छे से पढ़ना, सारे पॉइंट्स बना लेना। ये सब एलिमिनेशन, राइट, एल्काइल हैलाइड कौन सा यूज करेंगे, कौन सा नहीं यूज करेंगे, ये सब चीजें। देखिए नीट में आया है 2015 में, क्वेश्चन कैसा आया था, ये देखिए, ये रिएक्शन दे दिया था ऊपर, पूछा था ये कौन सा रिएक्शन है नीचे, राइट, प्लस CH3 CH2Cl, राइट। यहां पे क्या मिलेगा? देखो मैंने बोला था मैं कभी भी टर्शियरी हैलाइड नहीं यूज करूंगा, राइट। तो ये और ये टर्शियरी हैलाइड यूज करूंगा तो मुझे एल्कीन मिल जाएगी, ये और ये हट करके मुझे क्या दे देगा? ये एल्काइल ग्रुप टर्शियरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर,
ये ईथर मिलेगा मुझे, राइट। तो अगर एक चीज ध्यान में रखना, जैसे मैंने आपको बोला टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के केस में हमेशा एल्कीन मिलेगा, लेकिन अगर मेरे को टर्शियरी ग्रुप चाहिए है मेरे ईथर में तो मैं कैसा रिएक्शन प्रोडक्ट लूंगा, तो मैं टर्शियरी एल्काइल ग्रुप जो होगा ये मैं लेके आऊंगा एल्को ऑक्साइड से, टर्शियरी ब्यूटो ऑक्साइड से, राइट। इस वाले पार्ट से मैं ये टर्शियरी ग्रुप लेके आऊंगा। ऐसे ही अगर मेरे को सेकेंडरी ग्रुप चाहिए ईथर में तो मैं यहां से लेके आऊंगा, यहां पे कभी नहीं डालूंगा, यहां पे मैं हमेशा प्राइमरी ही रखूंगा। ये लिमिटेशन है इस रिएक्शन की, राइट। यहां पे मैं हमेशा प्राइमरी ही रखूंगा, क्योंकि अगर मैं टर्शियरी रख देता हूं या सेकेंडरी लेता हूं तो रिएक्शन ठीक नहीं होगा, मुझे एल्कीन मिलने लग जाएगी। टर्शियरी के केस में तो मिलेगी ही सिर्फ एल्कीन, राइट। तो ये पूछा था, ये रिएक्शन दिया था, ये अच्छा रिएक्शन है। एक और चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यहाँ से, अगर आपको टर्शियरी ग्रुप चाहिए ईथर में या सेकेंडरी ग्रुप चाहिए तो वो ग्रुप आएगा एल्को ऑक्साइड से, राइट। बेंजीन रिंग चाहिए था तो वो कहां से आया था, फिनो ऑक्साइड से, राइट। ये एल्काइल हैलाइड ही रहेगा मोस्टली, ये बहुत ध्यान में रखना। अब देखो एक क्वेश्चन आया है, अब देखते हैं एक क्वेश्चन। IIT 2013 का 14 का एक क्वेश्चन है, द रिएक्शन, जैसे मैंने आपको बताया SN2 रिएक्शन है, राइट। ये क्वेश्चन पूछा था दैट दिस विलियमसन ईथर सिंथेसिस इज न्यूक्लियोफिलिक, नीचे सेलेक्ट आपको करना था करेक्ट आंसर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। कौन सा होता है, SN2। ये पूछा था IIT 2014 में, ठीक है। और 2013 में आया था इन विलियमसन सिंथेसिस, ये इस पे आया था, इस पे क्वेश्चन आया था, इस पे क्वेश्चन आया था IIT 2013 पे, 13 में। इसमें था इन विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर, इन विलियमसन सिंथेसिस ऑफ मिक्स्ड ईथर हैविंग प्राइमरी टर्शियरी अल्काइल ग्रुप इफ टर्शियरी हैलाइड इज यूज्ड। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, अगर हम टर्शियरी हैलाइड यूज कर लेंगे, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड या टर्शियरी हैलाइड यूज कर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देन एल्कीन इज द ओनली प्रोडक्ट। सेलेक्ट करना था वहां पे ऑप्शन, एल्कीन इज द ओनली प्रोडक्ट। तो ये भी IIT में आ चुका है। और देखिए जो मैंने आपको बेंजीन वाला बताया था ना, वो क्वेश्चन भी आया है एसर्शन, और उसमें IIT 21 में आया है, रिसेंट क्वेश्चन ही है, ज्यादा पुराना नहीं है। देखिए दो स्टेटमेंट्स होती हैं ना, एक एसर्शन होता है, एक रीजन होता है। एसर्शन में है सिंथेसिस ऑफ फिनाइल, सिंथेसिस ऑफ इथाइल फिनाइल ईथर, ये सिंथेसिस ऑफ इथाइल फिनाइल ईथर, सिंथेसिस ऑफ इथाइल फिनाइल ईथर is achieved by Williamson synthesis, is achieved by Williamson synthesis। देखो इथाइल फिनाइल ईथर कैसे लिखोगे, ये होगा ना इथाइल फिनाइल ईथर। अब ये आप विलियमसन सिंथेसिस से बना सकते हो, यस बना सकते हैं। कैसे बनाओगे, ये बेंजीन कहां से आएगा, प्राइमरी हैलाइड, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट पूछा था, सही है गलत है, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा है रिएक्शन ऑफ ब्रोमोबेंजीन विद सोडियम इथोक्साइड यील्ड इथाइल फिनाइल ईथर। देखिए इंपॉर्टेंट चीज है, कोई जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी थी आपको बेंजीन वाली, उस पे है ये रिएक्शन ऑफ ब्रोमोबेंजीन, ये है आपका ब्रोमोबेंजीन। रिएक्शन ऑफ ब्रोमोबेंजीन विद सोडियम इथोक्साइड C2H5ONA यील्ड्स इथाइल फिनाइल ईथर। क्या ये इथाइल फिनाइल ईथर देगा, राइट। देखिए मैंने तो यहाँ पे ये रिएक्शन से मिलेगा, ये रिएक्शन से नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए अगर मैं इथाइल हैलाइड अगर मैं एराइल हैलाइड ले लेता हूँ, मैंने आपको अभी शुरू में इतना लंबा एक्सप्लेन किया था, इसका जो लोन पेयर होगा वो इसमें डीलोकलाइज होकर के यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट कर देगा। सो जो आपकी इथोक्साइड होगी, राइट, ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये इसको रिप्लेस नहीं कर सकेगी। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा, आपका ये वाला जो प्रोडक्ट है ये नहीं बनेगा, राइट। सो
तो सेकंड स्टेटमेंट वाज रॉन्ग स्टेटमेंट। ये कहता है रिएक्शन ऑफ ब्रोमोबेंजीन विद सोडियम इथॉक्सी सोडियम इथॉक्साइड yield ethyl phenyl ether? No, this will not yield ethyl phenyl ether, right? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। कन्वर्ट फिनॉल टू एनिसोल, ये तो मैंने आपको बता दिया था अभी, राइट? ये CBSE 15 का क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है, रिएक्शन है वो मोर ओवर ऐसा ही। उसके बाद हम आ जाएंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज पे जल्दी से। राइट, आपको प्रिपेयर करना है एलाइल फिनाइल ईथर, एलाइल फिनाइल ईथर, एलाइल फिनाइल ईथर। ये पूछा था आपका IIT 2014 में। इसके हमें बताना था इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे, रिएक्शन रिएक्टेंट्स क्या होंगे, राइट? सो इसका पहले तो आप वो लिख लो साइड में फॉर्मूला। सबसे पहले यही करना अगर ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। एलाइल सिस्टम है ये, ठीक है? ये कैसे प्रिपेयर करोगे, राइट? एलाइल हैलाइड्स हमने पढ़ी थी पहले, राइट? एलाइल हैलाइड्स हम पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा इसमें सोचो, वीडियो पॉज करके, ये आप कैसे प्रिपेयर करोगे। देखिए इसमें एलाइल फिनाइल, ये तो पक्का है। ये कहां से आएगा, ये कहां से आएगा? ये तो हमें पता है, राइट? सोडियम फिनॉक्साइड से आएगा बेंजीन रिंग। अब ये कहां से आएगा? एलाइल हैलाइड्स हमने पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर में, वो जाके देख लेना। ये एलाइल हैलाइड ले लो, यहाँ पे एलाइल ब्रोमाइड ले लो। इससे मिलेगा। तो ये मिल गया आपको। सॉरी, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया, ये ऑक्सीजन, राइट? ये है। आई होप दिस इज क्लियर। एक क्वेश्चन और है नीट का, ये भी देख लेते हैं। नीट 2016 का क्वेश्चन है। जैसे हमने वो बेंजीन एनिसोल वाला किया था ना, वैसा ही है। उसमें हमने एनिसोल कैसे प्रिपेयर किया था? OH से। प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या बना था? ये बना था। और ये जब रिएक्ट करेगा मिथाइल क्लोराइड से तो आपको क्या दे देगा? एनिसोल। अब देखो, एनिसोल की जगह एक रिएक्शन था, रिएक्शन दे रखा था, पूछा था क्या रिएक्शन है। रिएक्शन भी कर लिया करो, क्योंकि कई बार ये उसी क्वेश्चन को आपसे किसी और तरह से पूछ लेंगे। फिनॉल की जगह एक अल्कोहल था ऐसा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? ऐसे जैसे फिनॉक्साइड बना, ठीक है? अगर मैं इसको मिथाइल आयोडाइड से रिएक्ट करूंगा तो क्या मिलेगा? ये क्या रिएक्शन है? ये पूछा था, ये क्या रिएक्शन है? विलियमसन ईथर सिंथेसिस, राइट? सो आई होप विलियमसन ईथर सिंथेसिस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसको रिवाइंड करके देख लेना अगर नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आना चाहिए। अब हम आ जाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज की जब हम बात कर रहे हैं तो हम आ जाते हैं बॉइलिंग पॉइंट, राइट? सॉल्युबिलिटी, डेंसिटी और फिजिकल स्टेट, इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं जो हम सारे चैप्टर्स में पढ़ते आए हैं। और एक और चीज़,
इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, राइट, फिजिकल प्रॉपर्टीज पे ईथर से। फिजिकल प्रॉपर्टीज, देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज में बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है इंटरैक्शंस पे। जैसे हमने अल्कोहल्स के केस में पढ़ा था, अल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरैक्शंस होती हैं बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ऐसे ही जब हम ईथर्स की बात करते हैं, जब हमने स्ट्रक्चर देखा था ईथर्स का, देखिए जैसे ये है, इसकी इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इस पे आ जाता है स्मॉल पॉजिटिव, इस पे आता है स्मॉल नेगेटिव, ऐसे ही इस पे आ जाता है स्मॉल पॉजिटिव, राइट। सो दिस मॉलिक्यूल इज डाइपोलर, राइट, इट हैज polarity due to electronegativity difference between carbon and oxygen, राइट। अब देखिए ये प्लस माइनस की वजह से इसके मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड रहते हैं, राइट, लेकिन ये पोलैरिटी इतनी ज्यादा नहीं होती है। दीज मॉलिक्यूल्स आर लेस पोलर, दे आर लेस पोलर, राइट। इतने इनकी पोलैरिटी इतनी कम होती है दैट देयर बॉइलिंग पॉइंट इज कंपेरेबल टू दैट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, बहुत उससे हल्के से ऊपर होते हैं, ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि ये पोलैरिटी कम है। अगर ये पोलैरिटी ज्यादा होती तो ज्यादा एसोसिएशन होता मॉलिक्यूल्स का, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता। ज्यादा एसोसिएशन मतलब हमें ज्यादा एनर्जी अब देनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू सेपरेट दोज मॉलिक्यूल्स, राइट। क्योंकि अगर ये प्लस माइनस ज्यादा होता, कोई वैल्यू इसकी ज्यादा होती, तो मॉलिक्यूल्स इसका प्लस ये दूसरे मॉलिक्यूल के माइनस ऑक्सीजन से एसोसिएटेड रहता, राइट। सो टाइटली एसोसिएटेड होते मॉलिक्यूल्स, उससे बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता, हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती। लेकिन यहाँ पे पोलैरिटी कम है, लेस पोलर हैं ये, राइट। जब लेस पोलर हैं तो देयर बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट वेरी हाई, देयर बॉइलिंग पॉइंट इज कंपेरेबल टू हाइड्रोकार्बन्स of comparable molecular mass, कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास मतलब अगर मैं ईथर लूं और सेम मॉलिक्यूलर मास का हाइड्रोकार्बन लूं तो ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा बॉइलिंग पॉइंट में, राइट। अगर मैं अल्कोहल्स से कंपेयर करूं, अल्कोहल्स का हमें पता है इनके बीच में क्या होती है, इनके बीच में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। सो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है। ड्यू टू दिस स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल मॉलिक्यूल्स आर एग्जिस्ट एज एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स, जो हमें इन्हें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है इन ऑर्डर टू सेपरेट। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ alcohols is greater than boiling point of ethers। इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, क्यों? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। इस पे एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 2017 CBSE में आया था, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर्स इज लेस देन दैट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स, व्हाई? ये रीजन देना था, राइट। CBSE 2009 और नीट 93 में एक ही क्वेश्चन आया है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एथनॉल इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिथॉक्सीमीथेन, व्हाई? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। सो लेट्स नाउ स्टार्ट विद अनदर फिजिकल प्रॉपर्टी विच इज योर सॉल्युबिलिटी। इसके हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख लिए हैं। बॉइलिंग पॉइंट याद रखना अल्कोहल्स का सबसे ज्यादा होगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके बाद आपके आ जाते हैं ईथर्स, राइट। ईथर्स में होती है आपकी डाइपोल इंटरैक्शंस वीक होती है, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, और सबसे कम होता है हाइड्रोकार्बन्स का, राइट। आपको ये कई बार कंपैरिजन में बहुत पूछा जाता है सर। अब आ जाते हैं हम सॉल्युबिलिटी पे। सॉल्युबिलिटी जो होती है ईथर्स की, वो ऑलमोस्ट अल्कोहल्स के बराबर होती है इन वाटर, राइट। और हमने जब अल्कोहल्स पढ़े थे तो हमने देखा था व्हाई दे आर सॉल्युबल इन वाटर, क्या रीजन था? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। सो सॉल्युबिलिटी
कि अगर हम बात करें, इट्स ऑलमोस्ट सेम एज अल्कोहल्स, राइट। अगर आप इथॉक्सी इथेन और ब्यूटेन 1 ऑल, इन दोनों का सॉल्युबिलिटी देखें वाटर में, देन इन दोनों की सॉल्युबिलिटी जो होगी वो सेम होगी। द रीजन बीइंग, हमने अल्कोहल्स में देखा था जो सॉल्युबिलिटी थी वो किस लिए थी, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। जैसे अल्कोहल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेते हैं, या वाटर आपस में वाटर आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, वैसे ही अल्कोहल और वाटर आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। रिपीट, देखिए सॉल्युबिलिटी के लिए दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं अगर, तो उनमें अगर इंटरैक्शन सेम है, राइट, जैसा उनमें खुद इंटरैक्शन है, जैसा अल्कोहल में इंटरैक्शन है, वाटर में इंटरैक्शन है, अगर अल्कोहल और वाटर में भी वैसा ही इंटरैक्शन है, राइट, दैट मींस मॉलिक्यूल्स सेम तरह से इंटरैक्ट कर सकते हैं, तो वो एक दूसरे में घुल जाते हैं, पूरा मिसेबल हो जाते हैं, राइट। ये आपको बस समझना है, इंटरैक्शन समझनी है। सो अल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हमें पता है, वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब जब हम अल्कोहल को वाटर में डालते हैं, तो आपने देखा होगा, कभी तो देखा ही होगा, ट्रांसपेरेंट ग्लासेस में जब अल्कोहल में वाटर में अल्कोहल डाला होता है तो वो पूरा ऊपर से नीचे एक जैसा दिखता है। क्यों? क्योंकि वो पूरा का पूरा मिसेबल है, राइट। और क्यों मिसेबल है आज आपको पता लग गया, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। सो सॉल्युबिलिटी ऑफ ईथर्स, राइट, इन वाटर इज सेम as that of alcohols in water, right। अब देखिए ईथर का कैसा होता है, ईथर आपका ऐसा होता है, इसमें एक होता है अल्काइल ग्रुप, इसमें दो होते हैं अल्काइल ग्रुप। अब ये भी वैसे ही जैसे अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है अगर आप इसको वाटर में ऐड करो, ठीक। सो इन दोनों की सॉल्युबिलिटी ऑलमोस्ट सेम होगी ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग present in both the molecules, in both alcohols and ethers, ठीक। अब आ जाते हैं हम एक और प्रॉपर्टी में, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट आपने बच्चों पढ़ा है 11th क्लास में, बहुत अच्छे से पढ़ा है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है, राइट। सो डाइपोल मोमेंट ईथर्स का जो होता है, ईथर्स हैव सम नेट डाइपोल मोमेंट, राइट, ईथर्स हैव सम नेट डाइपोल मोमेंट। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको 11th का एक वीडियो है डाइपोल मोमेंट का, आप देख सकते हो, ऐसे होता है R, इधर है R, राइट। इसका कुछ, इस बॉन्ड का कुछ डाइपोल मोमेंट है, इस बॉन्ड का कुछ डाइपोल मोमेंट है, सो इट हैज सम डाइपोल मोमेंट। एंड आई थिंक अगर आप R एल्काइल ले लो, मिथॉक्सीमीथेन, इसका डाइपोल मोमेंट होता है कुछ 1.18 डेब या 1.81 डेब, सॉरी। सो बेसिकली आपको ये समझना है कि ईथर्स हैव सम नेट डाइपोल मोमेंट, राइट, जो भी इसकी वैल्यू है वह देख लेना। सो इट हैज सम डाइपोल मोमेंट। अगर इसका डाइपोल मोमेंट 0 होता, राइट, अब हम इससे क्या कंक्लूजन, बेसिकली आपको ये समझना है, आपको इससे क्या कंक्लूजन ड्रॉ करना है कि इसका डाइपोल मोमेंट 1.18 है, दैट मींस इसका कुछ डाइपोल मोमेंट है। इसका मतलब ये होता है सिंपली दैट ईथर एक लीनियर मॉलिक्यूल नहीं है। अगर ये लीनियर मॉलिक्यूल होता तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 होता, ठीक है। मैं भी दिखाता हूं आपको। इसका मतलब है दैट ईथर is not a linear molecule, ठीक। अगर देखिए ये इस तरह का कुछ मॉलिक्यूल होता, अगर मान लिया जाता, ये देखिए ये बेंट शेप्ड है ना, इसकी शेप कैसी है, इसकी शेप जो है वी शेप्ड है या बेंट वाटर के जैसी शेप है, राइट। हमने इसका स्ट्रक्चर पूरा पढ़ा है। अगर ये वी शेप ना होकर ऐसा स्ट्रेट होता,
तो ये वाला डाइपोल मोमेंट, इस डाइपोल, ये दोनों इक्वल ऑपोजिट डाइपोल मोमेंट होते, राइट, इक्वल हैं ऑपोजिट हैं, तो ये और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते, डाइपोल मोमेंट होता इसका 0, राइट। अगर ये लीनियर होता, अब इसका डाइपोल मोमेंट हमें पता है एक्सपेरिमेंटली इसकी कुछ वैल्यू है, राइट, दैट मीन्स दिस इज नॉट अ लीनियर मॉलिक्यूल, ये चीज ध्यान में रखना। अब हम आ जाते हैं डेंसिटी पे। डेंसिटी आप याद रख सकते हैं दैट ईथर्स आर लाइटर देन वाटर, ईथर्स आर लाइटर देन वाटर। और ईथर्स का एक यूज भी होता है एनेस्थेटिक्स में, मतलब जब सर्जरी होती है तो बेहोशी के काम आते हैं, लेकिन आजकल दूसरे कंपाउंड्स ने ईथर्स को रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि ईथर्स से जो रिकवरी, ईथर्स का जो इफेक्ट होता है वो ज़्यादा देर तक नहीं रहता है और रिकवरी थोड़ी प्रॉब्लम देती है पेशेंट को, राइट। अब हम आ जाते हैं केमिकल रिएक्शंस पे। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है जो हमने करना है, इट्स रिएक्शन किसका, ईथर का विद कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स, जैसे हाइड्रियोटिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये नीट में बहुत पूछा जाता है, आईआईटी में बहुत पूछा जाता है, राइट, इसलिए ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से करना, ये बहुत ध्यान से समझना, थोड़ा इसमें समझने का है इस रिएक्शन में, राइट, ऐसा सिंपल सा रिएक्शन नहीं है। सो इसमें भी अब कॉन्सेप्ट्स आएंगे, वही SN1 SN2 आपको जो बोला है शुरू से, ठीक। अब देखिए ईथर्स का रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स, जैसे कॉन्सेंट्रेटेड HI, राइट, कॉन्सेंट्रेटेड HBr या कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ठीक। अब देखिए जो ईथर का मॉलिक्यूल होता है वो होता है ये, राइट। अब ये जो इथेरियल फंक्शनल ग्रुप है ना, ये इथेरियल फंक्शनल ग्रुप, इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, दिस इज लीस्ट रिएक्टिव। अब जो मॉलिक्यूल लीस्ट रिएक्टिव है और हम चाहते हैं कि ये रिएक्ट करे, राइट, तो हमें क्या करनी पड़ती है, हमें ड्रास्टिक कंडीशंस यूज करनी पड़ती है, जैसे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स, साथ में हाई टेम्परेचर, वो सब, ठीक है। अब देखिए हाइड्रियोटिक एसिड, अगर इसको मैं HI से रिएक्ट करूं, हीट करूं 373 केल्विन पे, ठीक है, तो देखिए एक रिएक्ट कर जाएगा, एक, अब इस पे डिपेंड करता है। देखिए इसमें आपको क्या ध्यान में देखना है, केमिकल रिएक्शन में ये बॉन्ड ब्रेक होगी या ये वाली अल्काइल ग्रुप की बॉन्ड ब्रेक होगी, वहां पे आपको दोनों सेम अल्काइल ग्रुप्स नहीं होंगे, इन दोनों पे डिपेंड करता है कौन सी बॉन्ड ब्रेक होगी, ये वाली बॉन्ड ब्रेक होगी RO की या ये वाली या इस साइड से बॉन्ड ब्रेक होगी, प्रोडक्ट उस पे डिपेंड करेगा। इन जनरल आपको यहाँ पे मिलेगा ROH प्लस, इस पे आपको मिलेगा ROH और एल्काइल हैलाइड, राइट, अल्कोहल मिलेगा और एल्काइल हैलाइड मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा और या फिनॉल मिलेगा। फिनॉल तब मिलेगा अगर एक बेंजीन रिंग है आपकी एल्काइल ग्रुप में, एक इस तरह से बेंजीन रिंग है, अगर ऐसा है, जब भी बेंजीन रिंग होगी, याद रखना यहीं से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा जब भी बेंजीन रिंग होगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है, हमने पहले पढ़ा है, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज हो जाता है और यहाँ पे एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इस बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग कर देता है। केमिकल रिएक्शन में वो बॉन्ड ब्रेक होगी जो इजीली ब्रेक हो जाएगी, जो वीक बॉन्ड होगी। सो ये बॉन्ड वीक होगी, ये ब्रेक होगी। जब यहां से ये ब्रेक होगी तो देखिए H और I, पहले इसमें मैकेनिज्म में अभी हम देखेंगे सारे स्टेप्स। इसमें जो R होगा ये इस न्यूक्लियोफाइल से जाके रिएक्ट करेगा, राइट। यहां से जब बॉन्ड ब्रेक होगी, ये तो हो गया आपका फिनोक्साइड। फिनोक्साइड इस प्रोटॉन से जुड़ करके फिनॉल बना देगा, और यहां से ब्रेक हुई है ये अल्काइल ग्रुप जो भी है, ये I से जुड़ करके अल्काइल हैलाइड बना देगा, ठीक है। सो इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट याद रखना, प्रोडक्ट होगा आपका अल्कोहल, इसको नोट कर लेना, अल्कोहल या होगा फिनॉल। बेंजीन रिंग है तो हमेशा फिनॉल होगा,
प्लस योर एल्काइल हैलाइड, ठीक, प्लस योर एल्काइल हैलाइड। अब देखिए ये दोनों हैं, इसकी रिएक्टिविटी तो डिपेंड करती है ऑन द नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स, ठीक है। इसकी ईथर की रिएक्टिविटी इस पे डिपेंड करेगी ऑन नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स, ऑन नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप, राइट। जैसे बेंजीन है तो हमेशा फिनॉल बनेगा। अब ये एल्काइल ग्रुप क्या हो सकता है, ये जो आपका एल्काइल ग्रुप है ये प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, टर्शियरी हो सकता है, राइट। अब डिपेंड करता है क्या है, उस हिसाब से रिएक्शन होगा, राइट। अभी मैं इस पे और बताता हूं आपको। डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप। और HI, ये जो HX है, इसकी रिएक्टिविटी पे भी ये रिएक्शन डिपेंड करता है, राइट। सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी की होती है इन तीनों में से, HI की, फिर उसके बाद HBr की, और लीस्ट रिएक्टिव होता है HCl। इसलिए मोस्टली आपको रिएक्शन दिखेंगे विद HI और HBr, मोस्टली HI के साथ दिखते हैं, ठीक। अब देखिए ये जो रिएक्टिविटी है HI की, ये एक्चुअल में जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन होता है या तो SN1 SN2 होगा, ऐसे लिखते हैं ना, SN2 और SN1। ये किस पे डिपेंड करता है, अगर आपका एल्काइल ग्रुप प्राइमरी है तो SN2 रिएक्शन होगा, अगर आपका एल्काइल ग्रुप सेकेंडरी या टर्शियरी है, राइट, तो SN1 रिएक्शन होगा, राइट। और एक चीज मैं याद दिला देता हूं, जब हम SN1 रिएक्शन की बात करते हैं, इन दोनों के केस में हम ये देखते हैं मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन। SN1 रिएक्शन उन्हीं एल्काइल ग्रुप्स के साथ होता है जो एल्काइल ग्रुप्स ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बना सकते हैं, राइट। हम कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखते हैं। SN2 रिएक्शन प्राइमरी एल्काइल ग्रुप्स के साथ होता है, जैसे मोस्टली अगर आपका CH3 है या C2H5 है, ये छोटे एल्काइल ग्रुप्स है ना, तो इन पे न्यूक्लियोफाइल जो यहां से आएगी, एसिड से आएगी, वो इजीली अटैक कर देगी ऑन प्राइमरी एल्काइल ग्रुप्स, राइट। क्यों? क्योंकि इफ यू रिमेंबर SN2 रिएक्शन में हम क्या देखते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। और प्राइमरी एल्काइल ग्रुप है, अगर प्राइमरी है, जैसे देखिए CH3, इसमें छोटे छोटे एल्काइल ग्रुप्स है ना, तो न्यूक्लियोफाइल आके इजीली इस पे बैक साइड अटैक कर देगी। लेकिन अगर ये एल्काइल ग्रुप है ऐसा टर्शियरी ब्यूटाइल, इस तरह का, तो इस पे न्यूक्लियोफाइल को स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत मिलेगा। देखो ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, तो इसमें क्या होगा, SN1 मेथड से जाएगा रिएक्शन और आपका टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन बन जाएगा, विच इज मोस्ट स्टेबल, राइट। ये सब चीजें ध्यान में रखना। अब हम ये सब चीज को देख के रिएक्शन करते हैं, देखिए। और ये बेंजीन रिंग वाला याद रखना, कुछ हम रिएक्शन इसके बेसिस पे करेंगे और कुछ इनके बेसिस पे करेंगे। प्राइमरी है, टर्शियरी है आपका एल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो हम जल्दी से देखते हैं। देखिए सबसे पहला स्टेप होता है इसमें प्रोटोनेशन, राइट। लेट मी जस्ट, ये सब आप एक बार एक स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट डाउन कर लो, मैं इसको रब कर रहा हूं, नीड स्पेस। अब हम जल्दी से देखते हैं इसका मैकेनिज्म। सबसे पहले होगा प्रोटोनेशन, राइट। फिर उसके बाद वाला स्टेप डिपेंड करता है आपका SN1 है या SN2 है, राइट। सो लेट्स लुक एट अ केमिकल रिएक्शन। इसका रिएक्शन देखते हैं, CH3 CH2 CH3, राइट, मेथॉक्सीथेन। अब देखिए फर्स्ट स्टेप होगा इसका, ये रिएक्ट करेगा आपका HI से। फर्स्ट स्टेप होगा प्रोटोनेशन ऑफ
ईथर। ये बना, और HI ने आपके पहले क्या बना रखा है, प्रोटॉन प्लस न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये देखिए, ये जो मैंने आपको एक सीक्वेंस बताया था, ये याद रखना। सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन देगा, न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ जो हम मेजर करते हैं वो हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब होता है जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करती है SN1 या SN2 रिएक्शन में, वो अपने लोन पेयर के साथ आती है, और वो अपना लोन पेयर कितना इजीली दे देती है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को, उस पर डिपेंड करती है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है, तो आयोडीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा है, फिर Br की है, फिर फिर क्लोराइड की है। क्यों है, अगर आपको याद हो पीरियोडिक टेबल में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब आयोडाइड आयन जो है ये सबसे बड़ा होता है, राइट। बड़ा होता है तो जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा दूर होते हैं उसके, राइट। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, इसलिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजीली दे देता है। ये कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए, राइट। सो प्रोटोनेशन में आपको मिला प्रोटोनेटेड ईथर प्लस चार्ज। ठीक है, सेकेंड स्टेप में आएगा आपका न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, किस पे अटैक करेगा, मैंने कहा था अगर आपका ये दोनों प्राइमरी एल्काइल ग्रुप्स हैं, प्राइमरी एल्काइल ग्रुप होगा तो SN2 रिएक्शन होगा, राइट। SN2 रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करती है वो किसको अटैक करेगी, न्यूक्लियोफाइल किसको अटैक करेगी, स्मॉलर एल्काइल ग्रुप को। क्यों, ड्यू टू स्टेरिक रीजंस, राइट। भीड़ कम होती है उसके चारों तरफ, ट्रैफिक कम होता है, ये रिएक्ट कर जाएगी इससे। ये क्या मिलेगा आपको, एक और चीज ध्यान में रखना, जब भी ईथर में मिथाइल होगा तो हमेशा आपको मिथाइल आयोडाइड ही मिलेगा बाय SN2 रिएक्शन, राइट। तो जब भी आपको इस तरीके का मॉलिक्यूल दें, यहां पे कुछ भी लगा दें, अगर यहां पे मिथाइल है तो हमेशा आपको मिथाइल आयोडाइड ही मिलेगा, मिथाइल है तो मिथाइल आयोडाइड ही मिलेगा। ठीक, आई होप ये समझ में आ गया आपको। मिथाइल तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा इसमें, मिथाइल आयोडाइड और ये, राइट। सो दिस इज इट। अब देखिए बेस्ड ऑन जो हमने पढ़ा था, अगर मैं आपको कुछ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, अगर मैं आपको यहां पे दे देता हूं, अब देखिए अगर हम रिएक्शन करते हैं इसका, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सॉरी दिस इज योर OCH3, राइट। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेट मी सी कब आया था, राइट। सो इस पे देखिए, इसमें क्या होगा, SN1 होगा, SN2 होगा, आपको कौन सी हैलाइड मिलेगी, राइट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत ध्यान से देखना। देखिए मैंने कहा था मिथाइल जब भी होगा तो मिथाइल आयोडाइड मिलेगी आपको, राइट। लेकिन दूसरे वाले पे भी डिपेंड करता है, वो तब का केस था जब SN2 रिएक्शन था सेकेंड स्टेप में, राइट। तो हम यहाँ पे एक और चीज ऐड कर देते हैं, अगर SN2 रिएक्शन है और मिथाइल है तो मिथाइल आयोडाइड मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, देखिए सबसे पहले इसका प्रोटोनेशन होगा, राइट। प्रोटोनेटेड बना, प्रोटोनेटेड ईथर बना। अब क्या होगा, देखिए ये प्रोटोनेटेड ईथर बना, अब आएगी आपकी न्यूक्लियोफाइल। फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेटेड ईथर बना, सेकेंड स्टेप में ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगी, राइट। अब देखो क्या होगा,
न्यूक्लियोफाइल अगर मैं SN2 रिएक्शन समझूं तो मिथाइल ग्रुप को अटैक करके आयोडाइड बना देगी। लेकिन यहाँ पे देखिए अब ये बॉन्ड ब्रेक होगा या ये बॉन्ड ब्रेक होगा, पहले हमें ये देखना है। देखिए इसमें ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि मैंने बोला था कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा शुरू में हमने डिसाइड किया था, डिपेंड करेगा ये बॉन्ड वीक है या ये बॉन्ड वीक है। अब देखिए ये बॉन्ड क्या होता है, ये बॉन्ड इसलिए ब्रेक होगा अगर मैंने आपको बोला था एल्काइल ग्रुप टर्शरी है या सेकेंडरी है तो SN1 रिएक्शन होता है, राइट। अब देखिए क्या होगा, इससे पहले कि ये इसको अटैक करे क्या होगा, ये आयोनाइज होगा, SN1 रिएक्शन होगा, राइट, प्लस CH3OH। अब देखिए न्यूक्लियोफाइल SN1 रिएक्शन में क्या करता है, कार्बोकेटाइन से रिएक्ट करता है, और यहां पे आपको मिल जाएगा आयोडाइड। सो आयोडाइड ये मिलेगा और ये मिलेगा, ठीक है। अब एक हम IIT का क्वेश्चन करते हैं, इसी पे बेस्ड था, जैसा ये है। इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत रिएक्शन, ठीक। एक क्वेश्चन आया था IIT में, देखिए इसमें है आपका, इसमें देखिए C ये है प्लस HI के साथ इसको हीट करेंगे तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा। ये आया था आपका 1998 में, IIT 1998 में, IIT 98 में आया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी ये है आपका क्या एल्काइल ग्रुप है, ये तो मिथाइल है, राइट। अब ये जो है ये SN1 रिएक्शन से जाएगा ये, ठीक है। और ये क्या है आपका सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप, ठीक है। अब जब भी अब सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप है तो इसमें जो न्यूक्लियोफाइल है आयोडाइड, इसका SN2 अटैक नहीं होगा, क्योंकि आयोडाइड अगर इस पे SN2 अटैक करने आएगी तो रिएक्शन SN2 रिएक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ड्यू टू स्टेरिक रीजंस, बड़े बड़े एल्काइल ग्रुप्स हैं। जब बड़े एल्काइल ग्रुप्स होते हैं तो ये वाला बॉन्ड आयोनाइज हो जाएगा, राइट। सेकेंडरी और टर्शरी के केस में जैसे हमने पहले देखा था, ये बॉन्ड आयोनाइज होगा और आपको सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड देगा। तो देखिए सबसे पहला स्टेप होगा इसमें, ये बना आपका, ठीक है, ऑक्सोनियम आयन, ठीक। अब देखिए ऑक्सोनियम आयन HI से जब रिएक्ट करेगा तो HI इसकी ये वाली बॉन्ड क्लीव कर देगा, ठीक, ये वाली बॉन्ड क्लीव करेगा और यहां पे आपको मिलेगा ये बॉन्ड क्लीव होगी, तो ये क्या हो गया, ये एक गुड लीविंग ग्रुप है। ये क्या था, ऑक्सोनियम आयन था, और ये मिथेनॉल इज अ गुड लीविंग ग्रुप, सो ये मेथनॉल बना देगा, ठीक है, राइट। अब आयोडाइड थर्ड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल जो है इसको अटैक करेगा, जैसे SN1 रिएक्शन में होता है। तो ये क्या है, दिस रिएक्शन विल गो बाय SN1 रिएक्शन, और ये क्या बनाएगा, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर, इजी है, ठीक। अब आ जाते हैं हम एक और क्वेश्चन पे। देखिए IIT 1999 का क्वेश्चन, देखिए 99 का क्वेश्चन है,
ये रहा, प्लस HI। ये 12th में भी आ सकता है आपके, आया भी होगा शायद, देखना आपको, ये रिपीट भी हुआ है क्वेश्चन, शायद रिसेंटली भी आया है। अब ये बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होगा? देखिए ये यहाँ से ब्रेक होगा या यहाँ से ब्रेक होगा। देखिए जब भी मैंने आपको बताया था बेंजीन होगा तो फिनॉल बन जाएगा, राइट। जब भी बेंजीन होगा तो फिनॉल बन जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक और चीज समझनी है, ये SN1 रिएक्शन होगा, SN2 रिएक्शन होगा। देखिए ये जो हमने SN1 रिएक्शन में पढ़ा था ये बेंजाइल कार्बोकेटायन है, राइट। तो देखिए यहाँ पे जब इसका फर्स्ट स्टेप में जब ऑक्सोनियम आयन बनेगा, ये बना। अब देखिए अब जो न्यूक्लियोफाइल होगी वो अटैक करके कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेगी? ये बॉन्ड ब्रेक करेगी या ये बॉन्ड ब्रेक करेगी? देखिए ये बॉन्ड तो ब्रेक होने से रहा, राइट। क्यों? क्योंकि इसके पास है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, होगा यही ब्रेक, बॉन्ड ब्रेक। अब ये SN1 रिएक्शन होगा, SN2 रिएक्शन होगा। देखिए ये SN2 रिएक्शन होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो देखिए ये इधर से बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये आपका लीविंग ग्रुप है, ये तो बन गया आपका फिनॉल, ठीक। अब यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ, आप ध्यान करो हमने पढ़ा था बेंजाइल कार्बोकेटाइन्स SN1 रिएक्शंस में आर मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक। इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते थे जो हमने पहले चैप्टर में करे थे, वो देख लेना। तो इस पर अब आके न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और देगा आपको राइट। तो आपसे कोई पूछेगा प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक ये रहा आपका प्रोडक्ट, राइट। एक फिनॉल बन गया आपका प्रोडक्ट और दूसरा बनेगा CH2I, राइट। दूसरा बनेगा CH2I, ठीक। ये बेंजाइल आयोडाइड बनेगा और फिनॉल बनेगा। बॉन्ड कहां से ब्रेक होगा ये तो आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए। फिनॉल बन जाएगा पहले तो, क्योंकि बेंजीन है तो फिनॉल बन जाएगा, तो आपको एकदम से देखते ही पता लग जाना चाहिए, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर। अब एक और देखते हैं जल्दी से। इस पर क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इस पर और विलियमसन सिंथेसिस दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए दो क्वेश्चंस हैं अच्छे जो CBSE बोर्ड में बहुत बार पूछे गए हैं। एक और क्वेश्चन है IIT 1995 का, ये आपका बेंजीन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। देखिए मैंने शुरू में आपको बताया था इस कंपाउंड को हम बोलते हैं फेनिटॉल। अगर हम इसको HI के साथ हीट करेंगे क्या मिलेगा? देखिए इसको और थोड़ा ठीक से लिख देता हूं, ये ईथर है, ये बॉन्ड ब्रेक होगी या ये बॉन्ड ब्रेक होगी? देखिए ये बेंजीन है, ये तो बॉन्ड ब्रेक नहीं होगी। जब भी बेंजीन होगा तो मैंने आपको बताया था क्या बनेगा, फिनॉल। आयोडाइड यहां से बन जाएगी, राइट। ये क्वेश्चन आया है IIT 1995 में और ये CBSE में पूछा है 2018 में, राइट। ये आसान क्वेश्चंस हैं, मेन IIT मेंस में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, राइट। ये स्कोरिंग है, इसमें आपको किसी भी हालत में नंबर लूज नहीं करना है। देखिए एक क्वेश्चन है एनिसोल पे, ये CBSE में पूछा है 2010 में और आई थिंक 17 में भी आया है, राइट। इसमें देखो ये इसमें एनिसोल है, ये इसमें दिया है, ये फेनिटॉल है ऊपर वाला,
इसमें ना इन्होंने रीज़न पूछा है, इसमें रीज़न पूछा है कि फिनॉल और मिथाइल आयोडाइड, इसमें ये पूछा है जब इस कंपाउंड को एनीसॉल को हम हीट करेंगे HI के साथ तो रिएक्शन प्रोडक्ट would be the reaction product that we will get is phenol and methyl iodide, and why not methanol and your आइडोबेंजीन, वो क्यों नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन है। अब देखो इसका आंसर आप कैसे दोगे, इसका पूरा आप रिएक्शन करा के दिखाओगे, राइट। इसमें देखो, इसमें या तो सिंपल आप लिख देंगे जो ये वाली बॉन्ड है बेंजीन रिंग के साथ जो इथेरियल ऑक्सीजन की बॉन्ड है, ड्यू टू रेजोनेंस, राइट, ड्यू टू रेजोनेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ इथेरियल ऑक्सीजन विद बेंजीन रिंग, यहाँ पे एक पार्शियल डबल बॉन्ड बन जाएगा, राइट। सो जब हम इसको HI के साथ हीट करेंगे, राइट, तो ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक नहीं होगा, राइट, जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो ये होगा क्योंकि ये वीक बॉन्ड है, राइट, इसीलिए आपका फिनॉल बनेगा क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये नहीं होगा, फिनॉल बनेगा और आपका मेथनॉल नहीं बनेगा। मेथनॉल बनने के लिए ये वाली बॉन्ड ब्रेक होनी चाहिए, लेकिन दिस बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग, हैव अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस ऑफ इथेरियल ऑक्सीजन लोन पेयर विद बेंजीन रिंग, ठीक। इसलिए आपका जो रिएक्शन प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा CH3OH, राइट। इतने क्वेश्चंस करने के बाद आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अब, राइट। और जो ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन IIT में भी आया है 95 में स्क्रीनिंग में, राइट। अब हम आ जाते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पे, राइट। लेट मी सी अगर कोई और क्वेश्चन है कराने लायक, वी विल डू इट। बाकी क्वेश्चंस हैं कुछ IIT के, वो हम बाद में करेंगे जब हम IIT के क्वेश्चंस करेंगे, थोड़े टफ हैं, तो 12th वाले भी ये लेक्चर देख रहे हैं उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा फिर, राइट। अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वैसे ही है जैसे हमने फिनॉल के करे थे, जैसे फिनॉल एक्टिवेट कर देता है बेंजीन रिंग को, वैसे ही आपका यहाँ पे भी होता है, राइट। जल्दी से दिखा देता हूँ। देखो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इसमें क्या है, देखिए जो आपका एल्कोक्सी ग्रुप होता है ये, राइट, हमने फिनॉल में पढ़ा था इस R की जगह H होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही हैं, तो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका डीलोकलाइज हो जाएगा। इसके रेजोनेंस फॉर्म्स जल्दी से देख लो, देखिए ये इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना रेजोनेंस फॉर्म्स की, राइट। यहाँ पे आया, अब ये मूव होगा, ये ऑर्थो पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन पे अब ये पैरा पोजीशन पे जाएगा, राइट। और एक लोन पेयर ऊपर ही है, यहाँ पे एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो जाएगा, और वहां पे क्या क्या होता था, इफ यू रिमेंबर, अब यहाँ से नेगेटिव चार्ज हटा है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब ये मूव होके यहाँ पे आएगा, ये ऐसे ही रहेगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये यहां पे आ जाएगा,
डबल बॉन्ड्स, अब ये दूसरी ऑर्थो पोजीशन पे चला जाएगा। ठीक, ये इजी है, ये अब आप बहुत बार बना चुके हो पहले 2 चैप्टर्स में। फर्स्ट चैप्टर में भी हमने ये बनाए हैं बहुत बार, ये इधर आ गया, राइट। ये बॉन्ड बन गया। ठीक, तो देखिए ये ऑर्थोसाइट है, ये पैरासाइट है, ये ऑर्थोसाइट है। तो एल्कोक्सी ग्रुप क्या कर रहा है, बेसिकली एल्कोक्सी ग्रुप ऑर्थो पैरासाइट को इलेक्ट्रॉन रिच कर रहा है, राइट। आपकी जो देखिए जो ये ऑर्थो पैरासाइट है इसको इलेक्ट्रॉन रिच कर रहा है, और इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफाइल्स कहाँ अटैक करती हैं, पॉजिटिव साइड्स पे। सो योर ऑर्थो पैरासाइट्स आर इलेक्ट्रॉन रिच। क्यों? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ऑफ दिस एल्कोक्सी ग्रुप। ठीक है, एंड बेसिकली योर ये OR क्या कर रहा है, एल्कोक्सी ग्रुप क्या कर रहा है, इट इज एक्टिवेटिंग योर बेंजीन रिंग फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। जैसे OH ग्रुप बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर रहा था, यहां पे OR ग्रुप कर रहा है। सो OR एल्कोक्सी ग्रुप एक्टिवेट्स बेंजीन रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसीलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली हो जाते हैं, राइट। सो इट मेक्स ऑर्थो पैरासाइट्स इलेक्ट्रॉन रिच एंड एक्टिवेट्स योर बेंजीन रिंग। जल्दी से 2-3 क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके। देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जैसे अल्कोहल के थे वो रिएक्शंस भी ऐसे ही हैं। ये मान लो OR, हम इसको ले लेते हैं, हम यहाँ पे एनिसोल को लेके चलते हैं, राइट। यहाँ पे हम एनिसोल को लेके चलेंगे और इसके रिएक्शन प्रोडक्ट देखते हैं। यहाँ पे अगर हम इसको ब्रोमीन से रिएक्ट करें, राइट, ब्रोमीन इन एथेनोइक एसिड, तो क्या मिलेगा हमको, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ना, OCH3 और यहाँ पे Br प्लस OCH3, यहाँ पे Br। ठीक है, और ये मेजर माइनर कौन सा होगा, ये मेजर होगा और ये माइनर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस है, क्योंकि ये बड़ा मॉलिक्यूल पहले ही इसने जगह घेरी है, तो यहाँ पे ब्रोमीन का अटैक कम होगा ऑर्थो साइड पे, पैरा प्रोडक्ट ज्यादा होगा, राइट, मेजर प्रोडक्ट होगा। आई होप दिस इज क्लियर। अगर मैं इसका रिएक्शन करूं, और दूसरा रिएक्शन है हमारा आपके एनसीईआरटी के हिसाब से फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में मैं क्या करता हूं, बेसिकली या तो मैं बेंजीन रिंग में एसिटाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करता हूं या मिथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करता हूं, राइट। सो पहले देखते हैं मिथाइल ग्रुप कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे। हम बहुत बार देख चुके हैं, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में होता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, मिथाइल क्लोराइड लेते हैं, राइट। सो यहां पे क्या बनेगा आपका मेजर प्रोडक्ट, पहले ये देख लेते हैं। सबसे पहले यहां पे इलेक्ट्रोफाइल क्या थी, ब्रोमोनियम, और यहां पे इलेक्ट्रोफाइल क्या है, CH3 प्लस, जो अटैक करेगी इलेक्ट्रॉन रिच ऑर्थो पैरासाइट को, ऑर्थो को अटैक किया, ये होगा आपका माइनर प्रोडक्ट। क्यों? ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ ऑलरेडी प्रेजेंट मेथॉक्सी ग्रुप। दूसरा बनेगा आपका पैरा कंपाउंड, ये होगा मेजर प्रोडक्ट। इसी तरीके से जब मैं इसका नाइट्रेशन करूंगा, इसी कंपाउंड का जब मैं नाइट्रेशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एनिसोल का अगर हम नाइट्रेशन करते हैं विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, देखिए यहां पे मिलेगा मुझे नाइट्रो ग्रुप, और दूसरी, और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या है नाइट्रेशन में, NO2 प्लस, जो ऑर्थो पैरासाइट पे रिएक्ट करेगी जाके, राइट। और आपकी ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव साइट्स पे अटैक करती है ना। दूसरी, पहली नेगेटिव साइट ये थी और दूसरी नेगेटिव साइट कौन सी है, ये वाली, तो ये यहाँ पे, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर।
सो इससे आप यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हुआ, राइट। आई होप ये सब आपको समझ में आ गया है। ये चीज़ जो थी ये काफ़ी फिनॉल वाली थी, राइट। फिनॉल कैसे एक्टिवेट करता है बेंजीन रिंग को, और आपका फिनॉल ये जो रिएक्शन सेम रिएक्शंस फिनॉल देता है, क्योंकि यहाँ पे OH था जो एक्टिवेटिंग ग्रुप था, ऑर्थोपैरासाइट को एक्टिवेट कर रहा था, यहाँ मेथॉक्सी ग्रुप है जो ऑर्थोपैरासाइट को एक्टिवेट कर रही है, राइट। सो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके बाद अब हम एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड का वन शॉट देखेंगे, राइट। थैंक्स।